बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़रअय्तुम मा तहरुसून अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनुज़्ज़ारिऊन लौ नशाअु लजअलनाहु हुतामन फ़ज़ल्तुम तफ़क्कहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी, अल्लाह ताला इस आयत मुबारका में सूरह वाक़िया के अंदर फ़रमाते हैं, अफ़रअय्तुम मा तहरुसून, क्या भला देखा तुमने, गौर किया तुमने जो बीज तुम बोते हो। अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनुज़्ज़ारिऊन, क्या इसे तुम उगाते हो या उगाने वाले हम हैं। लौ नशाअु लजअलनाहु हुतामन फ़ज़ल्तुम तफ़क्कहून, अगर हम चाहें तो इसे चूरा चूरा कर डालें, तुम हैरान रह जाओ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं कमेटी के तमाम मेंबरान की तरफ से मिनिस्टर साहब का, सेक्रेटरी साहब का और बाकी जो स्टाफ है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ तशरीफ़ लाने का। और ये मीटिंग जो है, मैं अपना असम्बली के स्टाफ का भी शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने अपनी गूनागूं मसरूफियात में से बड़ी मुश्किल से हमें टाइम निकाल के दिया। बहुत सारी लेजिस्लेशन चल रही है और जो असम्बली का स्टाफ है वो अंडर स्ट्रेस है इस वक्त बहुत, तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला और तशरीफ़ लाए। मकसद था कि हालात व वाक़यात से आप सब वाकिफ़ हैं। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक तलातम मचा हुआ है, जंगें हो रही हैं। एक जंग हमारे हमसाये में हो रही है, एक जंग में हम खुद इन्वॉल्व हैं, और इन सारी चीज़ों के जो असरात हैं वो हमारी रोज़ाना जो हमारी ज़िंदगी है उसके ऊपर पड़ रहे हैं। और चूँकि हमारे मुल्क का अक्सर व बेशतर दारोमदार ज़राअत के ऊपर है, तो हमारा जो ये सेक्टर है ज़राअत का, ये डायरेक्टली अफेक्ट होता है इंटरनेशनल सिचुएशंस पे, क्योंकि हम दरामद भी करते हैं चीज़ें और बरामद भी करते हैं, और हमारा इन्हिसार बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर है कि जो लोकली अवेलेबल नहीं है, जिस तरह आपकी फास्फोरस खादें हैं या आपका POL है और मशीन है। और कुछ जो हमारी एक्सपोर्ट है उसका भी जो ताल्लुक, जो हमारी एक्सपोर्ट है, जिस तरह हमारी राइस है या हमारे कॉटन है, तो उसका भी ताल्लुक जो है वो बैनुल-अक़वामी मार्केट्स के साथ है। तो इन हालात के अंदर मैंने आप तमाम हज़रात को तकलीफ़ दी, माज़रत के साथ। मैं समझता हूँ कि आपके बस में नहीं है कि आप जाके बॉर्डरों पे खड़े हो जाएं, लेकिन हमें तैयारी ज़रूर करनी है। वो एक पंजाबी में मिसाल मशहूर है कि वो ढिले जिस्म के ऊपर जो चपेड़ पड़ती है ना, वो बड़ी सख्त होती है। तो बंदा चलो अपना जिस्म कस ले तो कुछ ना कुछ बर्दाश्त हो जाती है, बिल्कुल अनअवेयर मार खाना जो है ना वो बड़ा मुश्किल होता है। तो एज़ लॉन्ग एज़ अवेयरनेस मौजूद हो, और कुछ काम हम कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब आपको एक चीज़ का पता हो तो फिर इंसान जो होता है वो तैयार होता है, दिमागी तौर पे तैयार होता है मसाइल के लिए, मुश्किलात के लिए। तो मैं दावत दूंगा सेक्रेटरी साहब को कि जो हमारा एजेंडा है उसको लेके आगे चलें और हमें थोड़ा सा मुस्तफ़ीद फरमाएं कि मामलात कैसे चल रहे हैं। शुक्रिया जी। सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ऑनरेबल चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द एग्रीकल्चर और तमाम कमेटी के मोअज़्ज़ज़ अरकान का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने सर हमें आज मौका दिया इस इंतहाई अहम सिचुएशनल इशू पे बात करने का, लेकिन इससे पहले कि हम बाकायदा प्रेजेंटेशन शुरू करें, मैं चंद गुज़ारिशात पेश करना चाहता हूँ। इस कमेटी के एजेंडे में सर आपने जो 6-7 सवालात रेज़ किए हैं, ये बहुत ही अहम सवालात हैं, बहुत क्रिटिकल सवालात हैं। इस वक्त पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी और पाकिस्तान की एग्रीकल्चर के लिहाज से, ये सिर्फ
पंजाब की एग्रीकल्चर या फूड सिक्योरिटी नहीं, ये एक बहुत लार्जर दैन पंजाब इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं इस वक्त, ख़ास तौर पे जो लेटेस्ट कॉन्फ्लिक्ट पिछले 2 महीने से चल रहा है ईरान के जंग की सूरत में, और उसके असरात अब तो बड़े विजिबल हो चुके हैं। सो हमें जब ये नोटिस मिला परसों, तो हमने कोशिश की कि इस मुख्तसर वक्त में इसको जितना कवर कर सकें। तो मैं इसलिए ये ज़रूर सबमिट करना चाहूँगा कि जितना ये कॉम्प्रिहेंसिव और कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस और सवालात उठाए गए हैं, उसमें से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद इस फोरम, इस डिपार्टमेंट के लेवल की हैं, और बहुत सी ऐसी हैं जो फेडरल गवर्नमेंट और उससे बड़े लेवल के मामलात हैं। आपने सर एग्रीकल्चर इनपुट्स की बात की, एग्रीकल्चर ट्रेड की बात की, इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स की बात की है, इसमें बिजली और डीजल के रेट्स की बात की गई है। ये ज़राअत के तमाम बुनियादी इशूज़ हैं। अब इसमें से किस हद तक चीज़ें हमारे और सूबाई हुकूमत के दायरे अख्तियार में है और किस हद तक वफाकी हुकूमत के दायरे अख्तियार में है, और हम जो चीज़ें फेडरल गवर्नमेंट के अख्तियार में हैं वो हम किस किस लेवल पे किस किस तरह से उनसे कोऑर्डिनेट करते हैं, उनसे टेकअप करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे भी और इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी। सो इसमें सर हमने इंशाल्लाह आपको कुछ चीज़ों का अपडेट देंगे। मे भी आपके इन तमाम सवालात का आपको तसल्ली बख्श जवाब इस प्रेजेंटेशन की सूरत में नज़र ना आए, क्योंकि ये बड़ी वसी डिस्कशन है और बड़े अहम सवालात हैं। लेकिन कम से कम इसमें हमें एक इस फोरम से रहनुमाई मिल जाती है, इश्यूज़ डिस्कस हो जाते हैं, और कुछ हम आपको सबमिट करेंगे चीज़ें जो इस फोरम के ज़रिए और फोरम्स पे जिनको टेकअप करने की ज़रूरत है कि वहाँ पर भी इन मामलात पे फ़ैसले हों। क्योंकि वफाकी बजट जो है और सूबाई बजट्स भी बिल्कुल अब आखिरी स्टेज पे हैं, और कई ऐसी चीज़ें हैं जो शायद उसका हिस्सा होनी चाहिए ज़राअत को और किसानों को इस क्राइसिस में सपोर्ट करने के लिए। तो हमने सर, मैंने और मेरी टीम ने एक प्रेजेंटेशन बनाई है जो आपको अभी सबमिट करेंगे, और हमारे चीफ़ टेक्निकल एडवाइज़र अंजम भुट्टो साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं, और जहाँ जहाँ आपके ज़िमनी या एडिशनल ऑब्जर्वेशन या क्वेश्चंस होंगे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, उन्होंने भी ये सारा प्रेपरेशन और सारी चीज़ें देखी हैं ये आने से पहले। मैं भी हाज़िर हूँ, आपको हम कोशिश करेंगे कि इस फोरम को तसल्ली बख्श तरीके से इन तमाम एजेंडा आइटम पे हम ब्रीफ कर सकें। जी सर, विद द परमिशन सर आई विल शिफ्ट टू द इम्पैक्ट। नेक्स्ट करें जी एजेंडा आइटम के हिसाब से 7 एजेंडा आइटम है सर। इन एजेंडा आइटम्स को अगर हम देखें तो इसमें फूड सिक्योरिटी, फूड अवेलेबिलिटी, एग्रीकल्चर इनपुट की अवेलेबिलिटी, इनकी वनरेबिलिटी और गवर्नमेंट की प्रिपेयर्डनेस की ओवरऑल बात की गई है, और इसी के हवाले से हमारी आज की प्रेजेंटेशन होगी। नेक्स्ट सर, अगर आप इस वक्त जो पहला सवाल बनता है वो है कि ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर इम्पैक्ट क्या है। सर, पंजाब के ऊपर इम्पैक्ट दिसंबर से शुरू हुआ था, एंड पंजाब वाज द फर्स्ट प्रोविंस जिसने फेडरल गवर्नमेंट को 3 दिसंबर को एक लेटर लिखा था कि हमारे बॉर्डर्स के ऊपर अफ़गानिस्तान की सिचुएशन ख़राब हो रही है। उस वक्त ईरान इश्यूज़ आर नॉट एट दैट टाइम टेबल्ड, और पाकिस्तान के अंदर चूँकि पंजाब एक मेजर प्रोड्यूसर है सिट्रस और पोटैटो का, तो हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं ओवर 50% चूँकि इसी मार्केट के ज़रिए सेंट्रल एशियन कंट्रीज को जाती हैं। और पिछली प्रेजेंटेशन के अंदर भी हमने आपको ये सबमिट किया था कि ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द मिनिस्टर एग्रीकल्चर, फिर फेडरल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और मिनिस्टर एग्रीकल्चर जो फूड सिक्योरिटी, वहाँ पे एक्टिवेशन शुरू हुई, और सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की एग्जाम्पशन क्लियर की, क्योंकि वाया ईरान हमारी एक्सपोर्ट काज़किस्तान और दूसरे कंट्रीज़ को जा सकी। उसके बाद बाकी जो सिचुएशंस हैं वो आपके सामने हैं। तो ये एक सिनारियो पंजाब जो है ये दिसंबर से फेस कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वी आर बेसिकली कॉग्निजेंट ऑफ द सिचुएशन सिंस दिसंबर,
और फरवरी में एक सिचुएशन और डेवलप होती है, और अगर ये दूसरी डेवलप होती है तो इसमें हमारा जो ये ब्लॉकेड है, इससे हमें जो इम्पेक्ट आता है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो तकरीबन 200 अरब से ज़्यादा का सीड इंपोर्ट करता है, और हमारी जो विद द परमिशन ऑफ द चेयर जी, मैं चेयरमैन साहब जो हमारे टेक्निकल एडवाइज़र साहब ने बात शुरू की, मैं उस पर थोड़ा सा उसको एलेबोरेट करना चाहूँगा कि जब दिसंबर से हमें ये पता चला कि शायद अफ़गानिस्तान का बॉर्डर जो है वो क्लोजर की तरफ जा रहा है, अभी क्लोजर की तरफ गया नहीं था, तो हमें पता था कि हमारी अपकमिंग जो क्रॉप्स आ रही हैं, एक पोटैटो की क्रॉप जिसकी प्रोडक्शन और सोइंग पिछले सालों से बहुत बेहतर थी, और एक सिट्रस की क्रॉप जो कि पिछले सालों से बहुत बेहतर उसकी प्रोडक्शन थी। हमने उसी वक्त फेडरल गवर्नमेंट के साथ इंगेज किया। मेरी ख़ुद फेडरल मिनिस्टर फॉर फूड सिक्योरिटी, फेडरल मिनिस्टर फॉर कॉमर्स के साथ कम से कम 2 मीटिंग्स हुई। मैंने अपने लेवल पे लेटर्स लिखे, और फिर उन्होंने अल्टरनेटिव रूट की हमने रिक्वेस्ट की कि हमें कोई अल्टरनेटिव। इन द मीन वाइल बॉर्डर बंद हो गया। जब बॉर्डर बंद हो गया, फिर हमारी अगली रिक्वेस्ट चली गई, हम दोबारा मिले कि जी अल्टरनेटिव रूट। ये नहीं है कि वो उनको खुद इस बात की रियलाइजेशन नहीं थी, वो भी इस चीज़ पे रैपिडली काम कर रहे थे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एक्सपोर्ट्स का और इंपोर्ट्स की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विद द फेडरल गवर्नमेंट। लेकिन हमें एहसास ये था और परेशानी ये थी कि पंजाब के अंदर मेजर चंक ऑफ पोटैटो और सिट्रस है, तो हम उसका डिस्पोजल किस तरीके से करेंगे। फिर हमने चीफ़ मिनिस्टर साहिबा के गोशगुजार किया। चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने इस पे बाकायदा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को एक लेटर लिखा। उस लेटर लिखने के बाद एक मिनिस्ट्रियल लेवल की मीटिंग हुई जिसके अंदर मैं ख़ुद मौजूद था, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर मौजूद थे। उसके अंदर ये डिसीजन हुआ कि एक कमेटी बनेगी अंडर द कन्वीनरशिप ऑफ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब। वो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा की रिक्वेस्ट पे एक कमेटी बनी। उसके अंदर हमने कहा ईरान के अंदर साथ तो अल्टरनेटिव रूट खुला, सिट्रस चला गया, लेकिन जब पोटैटो के हार्वेस्ट की बारी आई तो बहुत सारी परेशानी शुरू होगी, बिकॉज ईरान के अंदर जंग शुरू होगी। उसके साथ जब हमने उनको रिक्वेस्ट की तो रशिया एक हमारे पास एक अल्टरनेट जगह ऐसी थी जिसके साथ हम अपना ट्रेड कर सकते थे। रशिया की कुछ कंडीशंस थी। रशिया ने कहा कि जी कुछ पेंडिंग बिल्स हैं जो कि लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट के फाओ की वैक्सीनेशन आई थी एफएमडी की, तो उसके पेंडिंग ड्यूज़ जो है वो क्लियर करें। हालांकि वो ड्यूज़ पिछले 2 साल से थे और लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट उसको रेजिस्ट करता था कि वो पेमेंट नहीं करनी फॉर सो मैनी रीजंस। लेकिन जब हमने ये देखा तो हमने फिल फॉर विद इन 2 to 3 days चीफ मिनिस्टर साहिबा मेड श्योर कि वो हम फ़ौरन जो है वो पेमेंट करें। उसके बाद एक और बिल था विद द फेडरल गवर्नमेंट, वो भी क्लियर हुआ और रशिया के साथ हमारा जो है ट्रेड खुल गया। तो ये दिसंबर का थोड़ा सा पस मंज़र मैं कमेटी को बताना चाहता था। तो सर वो जो सर एक सेकंड जी, मेरा एक क्वेश्चन है सर मिनिस्टर साहब से सर कि जो ट्रेड जो है ना अफ़गानिस्तान के साथ आपका बंद हुआ, जब बॉर्डर बंद हुआ तो फिर आपने जो है ना सारा ये कोशिशें की और उसके बाद सिर्फ रशिया के साथ आपका ट्रेड खुला। उसके बावजूद जो है ना अगर आप खुला भी है तो पोटैटो तो अभी जो है ना आप देखें कि उनकी हालत, आपका एरिया भी पोटैटो का एरिया है, पोटैटोज़ तो जो है ना वो तो लोग जो है ना डंगरों को डाल रहे हैं, ये हालत हो गई है। तो ट्रेड मतलब कि सिर्फ रशिया ही नहीं बाकी आप कंट्रीज़ के साथ आपने कोई कोशिश नहीं की कि आप जो है ना इधर जो हमारे अरब ममालिक हैं, यूरोपियन ममालिक, कहीं बाकी जगह पे भी जो है ना आप नहीं कर सकते थे कि ट्रेड उस तरफ उधर भी खोले, उधर भी जाए जो है ना जो आपका चीज़, जब तक आपकी एक्सपोर्ट सही नहीं होगी। मतलब कि एक आपने रिलाई किया हुआ है अफ़गानिस्तान के ऊपर, अफ़गानिस्तान के अलावा बाकी आप दुनिया में ममालिक हैं उनके साथ भी आपको ट्रेड आपका जब तक ओपन नहीं होगा आपकी फसलें तो इसी तरह तबाह होती रहेगी। इजाज़त है जी। अच्छा, मैं ऑनरेबल मेंबर का बड़ा वैलिड कंसर्न है, लेकिन इस वैलिड कंसर्न पे थोड़ा सा ये मैं ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा कि ट्रेड खोलना, अल्टरनेटिव रूट ढूंढना, एक्सपोर्ट कहाँ करनी है, इंपोर्ट कहाँ से करनी है, ये सूबाई गवर्नमेंट का डोमेन नहीं है, चाहे वो पंजाब की हो, चाहे वो सिंध की हो, चाहे वो KPK की हो, चाहे वो बलूचिस्तान की हो। पंजाब गवर्नमेंट सिर्फ अपने इश्यूज़ को हाईलाइट कर सकता है विद द फेडरल गवर्नमेंट। अब दूसरा सवाल कि सिर्फ रशिया के साथ, देखें अफ़गानिस्तान के साथ हमने ट्रेड हुआ, अफ़गानिस्तान पे हम इस हद तक डिपेंडेंट हो गए कि अगर स्पेसिफ़िकली आलू की बात करें
तो अफ़गानिस्तान का ट्रेडर वहाँ से गाड़ी लेकर हमारे अज़ला में आता था, हमारे अज़ला की फार्म्स पे आता था, फार्म गेट पर आता था, यहाँ से ख़रीद कर जाता था, रुपयों में अफ़गानिस्तान में डंप करता था, वहाँ से अगले सौदे करता था डॉलरों में। और हमारी रिलायंस इस हद तक थी क्योंकि उन लोगों के नेटवर्क था। जब हमने उकाड़ा ज़िले की हद तक देखा कि कौन से 4, 5, 7 लोग थे जो उकाड़े से माल लेकर जाते थे, तो वो हमने कहा कि हम उनको बुलाएं तो सही, उनसे पूछें, उनसे गाइडेंस लें। तो वो 11 लोग थे, उन 11 में से 9 लोग अफ़गानिस्तान के थे और 10 लोग बिल्कुल ही KPK के बॉर्डरिंग क्या नाम है डिस्ट्रिक्ट जो है उधर से थे। तो बात यह है कि फिर उज़्बेकिस्तान के साथ भी मुआहदा हुआ, आज़रबाईजान के साथ भी मुआहदा हुआ। ये नहीं है कि फेडरल गवर्नमेंट ने मुआहदे नहीं किए। एक उज़्बेकिस्तान के साथ इफ़ आई एम नॉट फॉरगेटिंग 50,000 टन की मुआहदा हुआ जिसके अंदर कुछ आलू गया। फिर इसी तरीके से आज़रबाईजान के साथ हुआ और फेडरल गवर्नमेंट अभी भी एट इट है, बिकॉज़ ये तो हमें नहीं पता कि अगले हार्वेस्ट से पहले अफ़गानिस्तान का बॉर्डर दोबारा खुलेगा कि नहीं खुलेगा। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ये रियलाइज़ ज़रूर करती है हमारी उनके साथ सीरीज़ ऑफ मीटिंग्स के बाद कि कोई ना कोई अल्टरनेटिव रूट जो हैं वो ज़रूर उनको तलाश करने पड़ेंगे ताकि हमारी जो प्रोड्यूस है वो एक्सपोर्ट हो सके। अच्छा जी, मेरा एक मिनट जी, मेरा एक सवाल देखें ना, जो अफ़गानिस्तान के साथ ट्रेड है वो नेचुरल है, हमारा हमसाया है, उनके साथ ट्रेड करना आसान है, हमारे बॉर्डर हैं, कम्युनिकेशन आसान है, सारी चीज़ें वो एक अंडरस्टैंडेबल है। मेरा सवाल मिनिस्टर साहब आपसे ये है, ये चूँकि आपका डायरेक्ट एक्सपीरियंस है और मैं सिंपल सा जवाब चाहिए मुझे, इसके ऊपर इतनी एलेबोरेशन नहीं चाहिए। मुझे ये बताएं कि फेडरल गवर्नमेंट को जब आपने अप्रोच किया तो वो कितने एक सेंसिटिव थे और कितनी एक इमरजेंसी के साथ, इमीडिएट कंसर्न के साथ उन्होंने आपके साथ डील? सिंपल सा एक जवाब दे दें मुझे। चेयरमैन साहब, इस पर येस या नो तो नहीं हो सकती, इस पर मुझे कुछ ज़रूर बताना पड़ेगा। मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि अब फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता रहा है, हम बिकॉज उस फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है। नहीं, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। नहीं, सवाल मेरा इस तरह है कि मैं थोड़ा सा, मुझे अंदाज़ा है आपके जो मामलात थे, आपसे ही सुना था, तो मकसद ये है कि हमने सिर्फ असेस ये करना है कि इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है या चीज़ों को एड्रेस करना है वो कितना एक सीरियसली किया जाता है या उसमें को थोड़ा सा अभी तक सेंसिटिविटी कम है? मैं सिर्फ इतना मुझे बता दें। मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तो उसको इस तरीके से गेज कर सकता हूँ कि जो मेरी उनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस हो उस पर उनका क्या इंटरेस्ट है और कितने सीरियसनेस है उनके जवाब की। तो हमारी उनके साथ जितनी भी कॉरेस्पॉन्डेंस हुई, हमने उनको ढीला कहीं भी नहीं पाया। वो जो कर सकते थे वो मिनिस्टर फूड सिक्योरिटी लेवल पे, मिनिस्टर कॉमर्स लेवल पे, फिर एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर लेवल पे, फिर CM टू प्राइम मिनिस्टर लेवल पे, वो जिस तरीके से कहते गए। ऑब्वियसली एक डेकेड्स लॉन्ग ट्रेड अफ़गानिस्तान का जब एकदम कोलैप्स हो गया तो एकदम ओवरनाइट तो नए रास्ते तलाश करना मेरा ख्याल है फेडरल गवर्नमेंट के लिए या किसी भी गवर्नमेंट के लिए मुमकिन ना होता। अच्छा, दूसरा मेरा एक सवाल है आपकी बात से कि जब आपने रशिया के साथ बात की और उन्होंने कहा कि हमारे वाजिबात हैं वो दिए जाएं, तो आपको थोड़ी सी उसमें महसूस नहीं हुई अपनी कुताई कि हम लोग जो हैं वो अपने कमिटमेंट्स हम पूरी नहीं करते? वो देखें, आपने वो कुताई का लफ्ज़ आपने बहुत जल्दी बोल दिया। अगर आपने 2 साल या 3 साल पेमेंट्स लेट की हुई हैं तो अब देखें ना, आपके पीछे आपको वो मैंने इसलिए कहा कि वो लाइफ स्टॉक का मैटर है। वो अगर स्टैंडिंग कमेटी ऑफ लाइफ स्टॉक पूछती तो वो ज़्यादा रिलेटेड होता, लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब जनरल क्वेश्चन है, जवाब दे रहा हूं। आपने किसी के नहीं, मौका तो दें देने हो, मौका तो दें। नहीं, मैं बता, जब एक आप वैक्सीन मंगवाएं और उस वैक्सीन से जानवर बचने के बजाय मर जाएं तो क्या पेमेंट कर देनी चाहिए? शर्म तब महसूस होती, इसलिए होल्ड तो आपने करनी होती है। वो तो आपका क्लेम है ना कि जब आपकी कमिटमेंट तो कमिटमेंट होती है ना। FAO की तरफ से अभी भी तो आपने दिए ही है ना। नहीं, अभी दिए है क्योंकि फॉर द फार्मर, लेकिन ये एजेंडे से हम बिल्कुल ही हट गए हैं। ये तो आप इस पे तो मेरा ख्याल था आप शायद खुश होंगे कि आपने पेमेंट कर दी। मुझे इस चीज़ पे खुशी होती है कि हर चीज़ ऑन टाइम की जाए, अपनी कमिटमेंट्स पूरी टाइम उसके पीछे रीजन होते हैं। जनाब चेयरमैन, आपसे पहले की चीज़ है। जनाब चेयरमैन, आपकी इजाज़त से एक गुजारिश करना चाह रहा हूँ। एक सवाल है इस ज़मन में जो भी गुफ्तगू जारी थी, मैं अपने मोहतरम वज़ीर साहब से सवाल पूछ रहा हूँ। जैसे अभी हालात हमारे सामने पिछले साल गुजरे हैं, हमारे डिपार्टमेंट की जानब से, ज़राअत डिपार्टमेंट की जानब से कुछ और इंटरनेशनल मार्केट्स को एक्सप्लोर करते हुए
या उनके ऊपर अपनी असेसमेंट्स को जारी करते हुए क्या ऐसी वैल्यूएबल एफर्ट्स या सजेशंस फेडरल गवर्नमेंट को दी गई हैं ताकि आने वाले वक्त में फ्यूचर में कम अज़ कम हमें इस किस्म के हालात का अगर सामना करना पड़े तो हमारे पास एक ऑल्टरनेट रूट्स और ऑल्टरनेट ऑप्शंस कम अज़ कम मौजूद हो? मैं ऑनरेबल मेंबर से चेयरमैन साहब ये गुजारिश करूँगा कि उस सारे असना के अंदर वी वर्क कॉन्स्टेंटली इंगेज विद द फेडरल गवर्नमेंट। हमने उनको एक नहीं, अगर मैं लेटर्स की बात करूं और रिकमेंडेशंस की बात करूं तो वो हम कमेटी के साथ शेयर कर सकते हैं। वो सीरीज़ ऑफ लेटर्स हैं, सीरीज़ ऑफ रिकमेंडेशंस हैं। लेकिन ऑब्वियसली बायलैटरल ट्रेड की जब बात आ जाए तो वो फेडरल गवर्नमेंट है, उन्होंने अपना वो देखना है। तो वो बिल्कुल हमारी रिकमेंडेशंस और हमारा उनके साथ लेज़ॉन जो है वो बिल्कुल एक्टिव है। चलें जी, प्रेजेंटेशन सर 1 मिनट अभी ज़रा अपना क्वेश्चन रोकें सर, थोड़ी प्रेजेंटेशन मुझे आगे चलाते हैं। मैं सिर्फ इस जो डिस्कशन चल रही है मैं सिर्फ अर्ज़ करूँगा जी, इस साल नहीं, आप आगे प्रेजेंटेशन के साथ चले, डिस्कशन को छोड़ दें। ठीक है सर। सर इस वक्त जो हमारी इस वक्त सिचुएशन है कि जो कि हम ये चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, हम सीड इंपोर्ट करते हैं, फर्टिलाइज़र ख़ास तौर पे फास्फोरस और पोटाश इंपोर्ट करते हैं, पेस्टिसाइड और फ्यूल। तो इसकी वजह से हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो अकॉर्डिंगली इसके साथ इंक्रीज़ हो रही है। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ रही है और बड़ी है। और जो एक्सपोर्ट की आपने बात की वो बिल्कुल एक्सपोर्ट के लिए हमने नए रूट्स वाया चाइना भी एक्सप्लोर किया है और हमने काज़ाकिस्तान और मलेशिया और अफ्रीका को भी एक बड़ी एक्सपोर्ट की है इसी साल। इन दोनों चीज़ों को हम देखें तो हम समझते हैं कि जिस किस्म के ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं इससे हमारी फार्मर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी और अवेलेबिलिटी ऑफ द इनपुट के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। इस वक्त नहीं है लेकिन वी आर कॉग्निजेंट ऑफ द सिचुएशन। नेक्स्ट, ये सर ये क्रॉप हैं जो इस वक्त हाई रिस्क पे हैं कि हम चूँकि डीजल इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोल और LNG इंपोर्ट करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूरिया। तो इस हवाले से हम समझते हैं कि ये जो इंपोर्ट्स हैं ये हाई रिस्क पे हैं। DAP हमारी कुछ 60% इंपोर्ट होती है, 40+ हम लोकल प्रोडक्शन है। TSP है और फास्फोरिक एसिड हम इंपोर्ट करते हैं फॉर द लोकल प्रोडक्शन ऑफ DAP। तो इनके लिए भी हमारे लिए मसला बन जाएगा। और क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल में आज की सिचुएशन है कि वी हैव द स्टॉक्स अवेलेबल, बट प्रोडक्ट जो पेस्ट स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं उनकी वक्त के साथ साथ शॉर्टेज हो सकती है। सर ये बता सकेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ से आती है? ये सर ये जितना जो हमारा प्रोडक्ट हैं, मैं DAP की बात करूँगा तो ये ट्यूनीसिया, जॉर्डन, रॉ मटेरियल भी और प्रोडक्ट भी। और दूसरा हमारी जो UAE की मार्केट्स है वहाँ से हम ज़्यादा अपना फास्फोरिक एसिड और फास्फोरस उठाते हैं। एनर्जी जो है डीजल की भी यही बैर हुरमज़ की हमारी जो स्ट्रेट है इसी के ज़रिए हमारी मैक्सिमम इंपोर्ट है। जो पेस्टिसाइड है इसका हमारा रिलायंस है ज़्यादा चाइना के ऊपर। लेकिन जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं दे आर होवरिंग के हम यूरोप से मंगवाते हैं। सिंजेंटा भी, क्रॉप लाइफ की बड़ी कंपनी भी वहीं से आती हैं। इस वक्त जो पिछले साल की हमारे जो स्टॉक्स हैं हम तकरीबन 50 से 60 बिलियन की एनुअल हमारी इंपोर्ट होती है पेस्टिसाइड की। आज की सिचुएशन ये है कि इसके ऊपर को थोड़ा इम्पैक्ट है, लेकिन हम समझ रहे हैं कि जिस तरह खरीफ की सिचुएशन है और एल नीनो सिचुएशन क्रिएट हुई है कि जिसमें टेम्परेचर की हाइट्स आ रही हैं और रेनफॉल बढ़ रही है, तो कोई पेस्ट आउटब्रेक करेगा तो उसके लिए उस प्रोडक्ट की शायद प्राइसेस मज़ीद बढ़ेंगे। लेकिन अभी तक इम्पैक्ट 5 से 15% तक हम देख रहे हैं। सीड जो हैं ये ज़ाहिर है कि हमारा जो सीड की मार्केट है वो ज़्यादा चाइना से हम सीड इंपोर्ट करते हैं, लेकिन थाईलैंड से भी इंपोर्ट करते हैं। जो यूरोप से हम सीड इंपोर्ट करते हैं उसका जो रूट है वो हमारे लिए थोड़ा सा क्राइसिस है। कॉर्न, राइस, वेजिटेबल्स, फॉडर, ऑयल सीड्स और प्लांट मटेरियल्स, चूँकि हम जितने भी इस वक्त फ्लावर्स हैं या इसका और जो हमारे पास प्लांटिंग मटेरियल है वो आ रहे हैं इस वक्त जो स्टॉक्स हैं। लेकिन जिस तरह क्रॉप आएगी आपने देखा होगा कॉर्न की सीड की प्राइसेस बढ़ी हैं और राइस की भी बढ़ने का चांस है और अभी भी मार्केट ज़्यादा तेज़ है। नेक्स्ट, ये हमारी एक्सपोर्ट्स हैं। आज हम $1 बिलियन राइस के ऊपर भी शॉर्ट चल रहे हैं। और जिस तरह आपने आलू की बात की, नो डाउट कि आलू इस साल 1 करोड़ 20 लाख टन पैदा हुआ है और हमारी 90-95 लाख टन से ज़्यादा कभी पैदा नहीं हुआ। तो इसीलिए एक बड़ा इशू भी है। और वेजिटेबल के अंदर हमारा ना सिर्फ आलू बल्कि अनियन हम एक्सपोर्ट करते हैं, डेट्स एक्सपोर्ट करते हैं, सिट्रस और मैंगो। सिट्रस का सीज़न तकरीबन ख़त्म हो गया, मैंगो का चल रहा है। तो इसमें
हमारा मेजर वही मार्केट बनती है, क्योंकि अफ़गानिस्तान वैसे शॉर्ट हो गया, यूएई की मार्केट, फिर यूएई से फिर दुबई मार्केट में आगे अफ्रीका तक जो है ना वो अप्रोच देती है। हम यूएई की मार्केट में भेजते हैं, फिर आगे जाता है, तो उसकी वजह से पूरी जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब है। कॉटन के जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, इसमें भी अभी तक जो इन्फॉर्मेशन चल रही है वो ये है कि इस वक्त स्ट्रेस सिचुएशन है बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज़। आगे मीट है, डेयरी है, प्रोडक्ट श्रिम्प है, शुगर है, इसकी भी हमारी एक्सपोर्ट रही है। और इसमें हम देख रहे हैं कि जो फीड है इसकी कॉस्ट बढ़ रही है, ट्रांसपोर्टेशन इम्पैक्ट भी आ रहे हैं। नेक्स्ट नहीं ज़रा होल्ड करेंगे जनाब चेयरमैन, सर। एक आपकी मिनट, इजाज़त अमजद है। साहब का सवाल है जी। कर्नल साहब एक वो पहले आपने फिर बटन दबा दें। ये मेरा क्वेश्चन है कि एक्सपोर्ट्स जो हैं, जो आपने बताया कि आपने पोटैटो, मैंगो, ओनियन जो है ना ये एक्सपोर्ट किए हैं, तो इसकी कोई आपके पास डिटेल है कि कितनी एक्सपोर्ट्स आपकी हुई हैं और किस किस मुल्क जी के सर, साथ हुई हैं? मैं सिर्फ ये आपको अगर अभी डिटेल दे दें कि पोटैटो, स्पेशली पोटैटो जो है ना सर, मैं वो आपने एक्सपोर्ट कितना किया है? सर मैं और कर किस रहा हूँ मुल्क कि के साथ हमारी किया है? पोटैटो की एक्सपोर्ट कभी भी 8-9 लाख टन से ज़्यादा पाकिस्तान से नहीं हुई। 4 लाख टन हम एक्सपोर्ट करते रहे अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान के ज़रिए ये काज़किस्तान, उज़्बेकिस्तान और अज़रबैजान और इन मार्केट्स में जाता रहा है। रशिया से हमारी 20-30 हज़ार टन की एक्सपोर्ट थी। रशिया का जो एफएमडी का इशू था सर, $1 मिलियन की पेमेंट थी, थोड़ी पेमेंट नहीं थी। उसकी वजह से $1 मिलियन की पेमेंट मिनिस्टर साहब ने इंटरेस्ट लेके करवाई और हमारी रशिया की मार्केट भी ओपन हुई। अभी मलेशिया की मैं आपको नंबर दे देता हूँ, सोमालिया का, इंडोनेशिया का, श्रीलंका का। हमने वो तमाम, जैसे आलू में सिर्फ ये नहीं था कि आलू के लिए हमारे मसला था, तमाम जो इस वक्त बिज़नेस मिशंस हैं एम्बेसीज़ के, फेडरल गवर्नमेंट ने तमाम को कहा था कि हमारा स्टेटस, क्योंकि हम वी हैव 3.8 मिलियन टन स्टेटस दिस ईयर, हमारी 22-23 लाख टन से ज़्यादा सिट्रस की प्रोडक्शन नहीं होती। सिट्रस का भी हमारा माल देखें और आलू की भी हमारी मार्केट एक्सपोर्ट करें। पिछले साल से आलू की मार्केट कम है, लेकिन जो हमारा 50% का जो नहीं, मेरे क्वेश्चन का जवाब आप नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूँ कि इस सर, साल आपने कितना जी एक्सपोर्ट मैं किया आपको है? फिगर दे देता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इस साल आपने कितना एक्सपोर्ट किया है, इस उसकी साल फिगर आप अभी दे तक दें। और अभी किस तक मुल्क हमारे पास किस मुल्क का एक्सपोर्ट किया है? अभी सर मैं जिन मुल्कों में एक्सपोर्ट हुआ है मैं बता देता हूँ, और जो वॉल्यूम है लेटेस्ट मैं आपको ले देता हूँ, लेकिन मेरे पास अभी 2.5 लाख टन की फिगर है जो आज से तकरीबन 1 महीना पहले की है। 2.5 लाख टन की आपने फिगर आलू की बता आलू की बता रहा हूँ जी। और मैं उन मुल्क भी बता देता हूँ कि जिन मुल्कों में हमने, जो मैं रशियन मार्केट से अलावा, अफ़गानिस्तान की मार्केट से अलावा, ये मेरे पास फिगर है, मैं आपको व्हाट्सएप पे कर देता हूँ जी। उन कंट्रीज़ के अंदर मलेशिया एक मेजर मार्केट है, इंडोनेशिया। मैं आपको एक चीज़ सबमिट करना चाहता हूँ सर। आलू का हमारा, जैसे भुट्टो साहब ने बताया, 9 लाख मेट्रिक टन एक्सपोर्ट होता था और उसमें से 5 लाख मेट्रिक टन अफ़गानिस्तान जाते। इस वक्त अफ़गानिस्तान बंद हो गया, उसकी वजह से नया रूट वाया ईरान और उन मुल्कों में जाना शुरू हो गया। फेडरल गवर्नमेंट के जो सर इस वक्त के एस्टिमेट्स हैं, हमारी एक्सपोर्ट इस साल भी उतनी होगी जितनी पिछले साल हुई थी, 9 से 10 लाख मेट्रिक टन। लेकिन फ़र्क ये होगा कि ये विदाउट अफ़गानिस्तान होगी, एंड दैट इज़ द मेन गेन फॉर पाकिस्तान। वो जो हमारी एक डिपेंडेंसी थी, अगर हम 10 लाख मेट्रिक टन अफ़गानिस्तान के बगैर कर गए तो वो 5 लाख मेट्रिक टन आपका नई मंडियों में जाएगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान के जो भी हालात हैं या जिस तरह से भी रहते हैं, तो इस वक्त इशू सर सिर्फ एक्सपोर्ट का नहीं रहा। इस साल इशू था कि आलू की पैदावार बहुत ज़्यादा है, 90 लाख से 1 करोड़ 20 लाख मेट्रिक टन, क्योंकि उससे पिछला साल जो था आलू का वो खासा प्रॉफिटेबल साल था। तो नए इलाकों में जो कभी भी आलू नहीं लगाते, वहाँ पर आलू लगा। तो ये एक्सपोर्ट के लिए, तो जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा, मैं बिल्कुल इस चीज़ को ज़रूर सबमिट करूँगा कि फेडरल गवर्नमेंट ने बशमूल प्राइम मिनिस्टर अनथक कोशिश की। यहाँ अज़रबैजान के प्रेसिडेंट आए, काज़किस्तान के प्रेसिडेंट आए, उस लेवल पे रिक्वेस्ट की गई, उन्होंने कमिटमेंट भी की। उज़्बेकिस्तान ने 3 लाख मेट्रिक टन की कमिटमेंट की, काज़किस्तान ने 75,000 मेट्रिक टन की, चाइना। लेकिन ज़ाहिर है वो जो एक बहुत बड़ा अफ़गानिस्तान का मंडी बंद हुई, उसको रिकवर करने में 1 से 2 साल लग जाएंगे। और एक्सपोर्ट
बाय द एंड ऑफ द ईयर तकरीबन उतनी होगी जितनी लास्ट ईयर थी। नहीं, और लेकिन ये सारी नई मंडियों मैं में इस पर होगी। ये भी ऐड करूंगा कि इससे पिछले साल 9 लाख टन एक्सपोर्ट हुई आलू की फसल, उससे पिछले साल 6 लाख हुई, उससे पिछले साल 4 लाख हुई। तो ये नहीं है कि हर साल 9 लाख होती रही है। जी अमजद साहब प्लीज़। जी, इसमें जो सेक्रेटरी साहब ने बताया, मिनिस्टर साहब ने बताया, ये तो वो शर से खैर निकलने वाली बात है कि ये एक मामला हमें दरपेश आया। इस साल तो हमारे लॉसेस हुए, लेकिन इन फ्यूचर जो है वो नई मंडियां मिली हैं, तो कल अफ़गानिस्तान भी सूनर लेटर ज़ाहिर खुलेगा, तो हमारे काश्तकार को इसका फ़ायदा होगा। जो मेरा क्वेश्चन था, दोबारा फिर अदायगी की बात हुई, तो ये बहरहाल बहुत अच्छा हुआ कि पेमेंट कर दी गई। तो मेरा ये सवाल था कि जब भी कोई वैक्सीन मंगवाई गई, अब यहाँ आके उसके नतायज क्या निकले वो एक अलग से बात है। उस पे ज़ाहिर है कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ें सारी मेंशन होंगी, या वैक्सीन से पहले क्या उसके टेस्ट नहीं किए गए थे, क्या वो उसके नतायज पहले से मौजूद नहीं थे। तो आप बायलैटरल जो भी कोई आपके होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो उसमें इस तरह अगर स्टेट्स जो हैं पैसे रोक के वो बहरहाल देने तो पड़ेंगे सूनर और लेटर, वरना नहीं, वो अब तो दे दिए ना, अच्छा काम किया। मैं ये कह रहा हूँ कि देने के बाद भी क्लेम तो उन पे कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसी शिक मौजूद थी कि उसके ख़िलाफ़ इंटरनेशनल भी या बायलैटरल भी कि उनके ख़िलाफ़ एक प्रोडक्ट जो उन्होंने भेजी उसने आके यहाँ हमारा नुकसान किया। पैसे तो हमने दे दिए, लेकिन जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे वो भी रिपोर्ट हो गया। उसको क्या उठाया गया या उठाया जा रहा है, या चलो इस मर्तबा नहीं हुआ, इन फ्यूचर इस बात को देखा जा रहा है या नहीं? बस मेरा ये सवाल। आगे चलें जी प्लीज़, लेट्स मूव ऑन। चेयरमैन साहब मुझे अगर इजाज़त दें तो एक तो सर आई अप्रिशिएट द प्रोविंशियल एंड द फेडरल गवर्नमेंट जो नई मार्केट्स ढूंढी है। ये डेट्स आपने, लेकिन डेट्स आप ग्रो किधर कर रहे हैं पंजाब में? बेसिकली पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है ज़्यादा, नॉट द पंजाब एक्सपोर्ट, पाकिस्तान से नहीं। पाकिस्तान की इस वक्त एक्सपोर्ट की बात हुई जो रिस्क पे जा सकती है, उस पर डेट मेंशन है। सो वी आर नॉट, अनियन इज नॉट पंजाब का प्रोडक्ट नहीं है, मुझसे अनियंस तो बहुत ग्रो होता है साउथ में, बट डेट्स आई थिंक होती ही नहीं है ग्रो हमारे पास। सिंध में, बलूचिस्तान, सिंध और बलूचिस्तान दैट्स व्हाट आई वांटेड टू सिंध और आस्क। बलूचिस्तान सर, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। जी चलें जी। इस वक्त जो सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज है वो है हमारी डीएपी और यूरिया का। हमारी जो इस वक्त हमारी एस्टिमेशन है वो है कि हम डीएपी नॉर्मली हमारी जो कंजम्पशन है वो रबी में सबसे ज़्यादा होती है। खरीफ में हमारी डिमांड जो हमने प्लेस की हुई है वो 6.5 लाख टन है, और यूरिया की रिक्वायरमेंट हमारी 21,60,000 टन है। नेक्स्ट जी। इस वक्त जो डीएपी की मार्केट है वो 15,171 पे है। यूरिया जो दानेदार है, नॉर्मल जिसे यूरिया कहते हैं, वो 4,525 रुपये नोटिफाइड प्राइस है। इससे चूँकि अवेलेबल स्टॉक ज़्यादा है तो तकरीबन इससे 10-20 रुपये नीचे बिक रही है। इंटरनेशनल मार्केट जो यूरिया की है वो 14,000 को क्रॉस कर गई है, इसलिए कि यूरिया जो इसका पेरेंट मटेरियल गैस है, और चूँकि गैस के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से इसकी सर मैं सबमिट करता हूँ। ये अगर दुनिया के लिए कोई सबसे बड़ा क्राइसिस बन रहा है इस जंग से, तो वो सिर्फ फर्टिलाइज़र का है, जो शायद बड़ा लंबा अरसा अफेक्ट करेगा। और लकीली इस पूरे रीजन में जो पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री जो इससे अभी तक बचा हुआ है। इंडिया में इसकी बहुत शदीद किल्लत है, क्योंकि इंडिया सबसे बड़ा इम्पोर्टर है यूरिया का। हम सर इस लिहाज से खुशनसीब हैं कि हमारी 100% यूरिया पाकिस्तान में बनती है। हम कोई 65 लाख मेट्रिक टन यूरिया बनाते हैं और 64-65 लाख प्लस माइनस ही इस्तेमाल करते हैं। बांग्लादेश, इंडिया, वियतनाम जैसे मुल्क जो बड़े बड़े इंपोर्टर थे यूरिया के, और यूरिया सारा गल्फ़ से आता था, क्योंकि ये गैस से बनता है, इसमें सिवाय गैस के और कुछ नहीं चाहिए। तो ये सऊदीया और ये पूरा गल्फ़ जो है ये यूरिया बनाता है। वो जब से ये डिस्रप्शन हुई है वहाँ यूरिया की शदीद शॉर्टेज है, और ये पहली दफ़ा इंटरनेशनल मार्केट यूरिया की 13-14 हज़ार पर बैग पे इस वक्त जा चुकी है। और इसकी वजह से जो हमारी लोकल यूरिया इंडस्ट्री है, ये मैं भी ज़रूर बताना चाहूँगा, ये पिछले 6 महीने से पूरी कोशिश कर रही है कि इनको यूरिया की एक्सपोर्ट की इजाज़त दी जाए। क्योंकि आप पाकिस्तान में अगर 4-4.5 हज़ार का बैग बेच रहे हो और शिप पे आप बाहर भेजें और वो 14,000 का हो जाए,
तो ये इस पे बहरहाल फेडरल गवर्नमेंट ने बड़ी सख्ती से इस चीज़ को डिस्करेज किया है। इनका ख्याल था कि हमारे पास यूरिया सरप्लस है, लेकिन सर हमें आने वाले दिनों में जो चीज़ अगर ये सिचुएशन प्रोलॉन्ग करती है 3 महीने से ज़ायद, तो डीएपी पे चैलेंजेस आना शुरू होंगे, क्योंकि डीएपी हमारी बाहर से आती है। डीएपी हमारी आती है गल्फ़ से, सऊदीया से आती है, कुवैत और इन मुल्कों से, और जो हम ख़ुद बनाते हैं पाकिस्तान में डीएपी बनाने का एक ही कारखाना है, ये फौजी फर्टिलाइज़र का है कराची में, लेकिन उसका जो रॉ मटीरियल है फास्फोरिक एसिड वो सारा मराकश से आता है। वो अब उनके पास उसमें डिस्ट्रप्शन आ रही है। आगे आपको हम ये बताएंगे कि ख़रीफ में, यानी आज से लेकर, और ख़रीफ ख़त्म होती है 30 सितंबर को, ख़रीफ तक तो हमारी पाकिस्तान की डिमांड क्या है, हमारी लोकल प्रोडक्शन क्या है, इंपोर्ट क्या है, हम सफिशेंट है या शॉर्ट फॉल में, वो आपको फिगर देंगे। लेकिन इस वक्त तक हम इसके नेगेटिव इम्पेक्ट से फर्टिलाइज़र की हद तक तो बचे हुए हैं, और हमारी दुआ है कि ये मामला अगर जल्द रिज़ॉल्व होता है तो शायद डीएपी का भी मामला अगले 2-3 महीनों में बेहतर हो जाए। यूरिया इस वक्त एक और चीज़ जो यूरिया के साथ साथ जुड़ी है सर, यूरिया के 3 प्लांट हैं जो एलएनजी से चलते हैं, और वो कतर से आती है, वो नहीं आ रही। तो उन 3 में से फेडरल गवर्नमेंट ने कोशिश करके एक को तो वो लोकल गैस दे के चला रहे हैं, 2 बंद हैं अब, लेकिन उन 2 की बंदिश के बावजूद हमारा प्रोडक्शन और स्टॉक कम से कम अगले 6 महीने तक यूरिया के हवाले से हमें किसी परेशानी का सामना नहीं है, और इंशाल्लाह उस वक्त तक सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। शबीर साहब आप एक क्विक अपडेट दे दें, हमारी यूरिया डीएपी की अगले 6 महीने की पोजीशन क्या है, और कहाँ कहाँ हम रिस्क फील कर रहे हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे, कब कहाँ जाके हमारी पोजीशन रिस्की होना शुरू हो जाएगी। सर ये हमारा जो पूरे इस साल की जो सर यूरिया की डिमांड है पंजाब की, वो 21 पाकिस्तान की सर वो है सर अपना 33 लाख 64,000 सर, और जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है सर वो 38 लाख की है। इसमें जो हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो है सर 30,44,000, और जो हमारा ओपनिंग इन्वेंट्री थी जो रबी से आई है सर वो है सर 803 है सर, और ये जब सितंबर में क्लोज़ होगा सर ये 483 पे जाएगा। हमारे ये जो सर अपना ख़रीफ का सीज़न है सर, इसमें तो इशू नहीं आएगा सर। पिछले 2 साल से यूरिया जो है उसकी शॉर्टेज नहीं हुई सर, उसकी ब्लैक मार्केटिंग नहीं हुई, वो अवेलेबिलिटी रही सर। अपना ये कीमत से सर कोई 150 रुपये कम ही बिकी है। इवन जब ये दिसंबर में इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो ये सर एक 4200 में 4300 में भी बिकी है। तो उस हवाले से ज़मींदार को ये अपना बीर साहब यूजेज भी बताया ना, जो इस गन्नम की फसल में कितने % सर ये इस दफ़ा सर जो है अपना इसकी जो ओवरऑल अगर पूरे रबी सीज़न में देखें तो वो 1.4 है, वो ज़्यादा है सर। और अगर दिसंबर और जनवरी में देखें तो वो सर 14% प्लस बिका है सर, जब इसकी शदीद वो सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत होती है। मैं यहाँ पे ना ये अप्रीशिएट करना चाहूँगा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, जो पिछले 2 साल में जब से हमारी गवर्नमेंट आई है, मैं अप्रीशिएट करना चाहूँगा कि ख़ास कर यूरिया जो है उसकी अवेलेबिलिटी और उसके साथ जो मसाइल हमने उससे पहले देखे थे वो उनके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त तरीके से काबू पाए, तो मैं ये अप्रीशिएट करना चाहूँगा। थैंक यू सर। नेक्स्ट सर, ये डीएपी के हवाले से हमारे जो है सर अपना, जैसे सर ने पहले कहा है कि ये सारी इंपोर्टेड है सर। इवन इसकी जो इंटरनेशनल मार्केट की कीमत है सर वो ज़्यादा है, जो पाकिस्तान में बिक रही है वो सर कोई 15,000 रुपये के 15,171 इसकी वो एमआरपी है, लेकिन 15,000 में ये मिल रही है। ये अगर ये कॉन्फ्लिक्ट सर प्रोलॉन्ग नहीं करता तो फिर हम सर ये जुलाई अगस्त तक तो ये बेहतर है, उसके बाद सर सिचुएशन टाइट होगी। लेकिन जो हमारी ज़रूरत है ख़रीफ़ की फसलों के लिए जो मई जून में है, जब इसकी वो ये अपना राइस की बजाई होनी है या कमाद के लिए, तो मेरा ख्याल है सर ये सीज़न ठीक रहेगा, लेकिन रबी में आके मसाइल पैदा होंगे सर।
पोटाश की क्या सिचुएशन है? सर पोटाश जो है सर वो हमारी इतनी ज़्यादा इस्तेमाल ही नहीं होती सर। अगर हम रबी का देखें सर तो, लेकिन इस साल अनएक्सपेक्टेडली रबी में सर पोटाश का इस्तेमाल पिछले जो है ना उससे बढ़ा है सर। 34,219 टन सर इस्तेमाल हुई है। ये शुगर केन के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल हुई है सर। ये आलू में इस्तेमाल होती है, आलू में तो ये डेफिनेटली इस्तेमाल होती है सर। और हर फसल में सर इसको जितना इस्तेमाल किया जाए उतना ही अच्छा है सर। ये एक फसल के लिए नहीं है सर। तो ये भी सारी इंपोर्ट होती है कि लोकल भी सर मैन्युफैक्चर? अब गवर्नमेंट ने एक नया कारखाना ग्वादर में लोकल भी लगना शुरू हुआ है सर, लेकिन इम्पोर्ट है। लेकिन रॉ मटेरियल लोकल है अवेलेबल? रॉ मटेरियल सर सारा बाहर से ही है सर। ऑलमोस्ट फास्फोरस और पोटाश ये सब बाहर से? ये सब बाहर से है सर। जो हमारे पास 40% फास्फोरस हमारी लोकल है, 40% रॉ मटेरियल्स कह रहे हैं ना बाहर से? उसका रॉ मटेरियल उसका भी बाहर से। हमारे पास जो लोकल फास्फोरस अवेलेबल है वो अप टू पार नहीं है? वो उसकी प्योरिटी कम है। अब सर पिछले साल 34,000 इस्तेमाल हुई है, पिछले उससे पिछले साल ये सर अपना 27,000 थी। तो नहीं, उसके अंदर भी मैं अगेन अप्रिशिएट करता हूँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो एफर्ट्स हैं, जो लोगों को शॉर्ट टर्म लोन्स दिए गए हैं, तो उसकी वजह से भी। जी सर, हम आपकी तारीफ भी करते हैं, तनकीद भी करते हैं, बैलेंस रखते हैं। सर हमें ये हमें सर खुशगवार है तो ये आपके एप्लीकेशन से मैं जनाब चेयरमैन का और इस ऑनरेबल कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूं कि 2 सालों में पहली दफ़ा हमारे चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ने हमें अप्रिशिएट किया है जी। तो ये हमारे लिए एजाज़ से कम नहीं है जी। 2 दफ़ा कर दिया है तो 1 साल का एक। मिनिस्टर साहब, ये नए जो मेंबर आपका इजाफा हुआ है ना, उसकी बदौलत भी कुछ फ़र्क पड़ा है सर? ये रांझा साहब की बरकत है, इसलिए हम आपके साथ बड़े अच्छे। सर मैं ये ज़रूर सबमिट करूँगा कि ये आपको अप्रिशिएट करने का मकसद ये है कि आइंदा वक्त ज़रा सख्त आ रहा है, तो इसलिए आपको ज़रा दो पेटअप कर दिया जाए ताकि आप तकड़े हो जाए। नहीं, थैंक यू सर। तो बात की है, ये इनकरेजिंग बहुत बात है कि आपकी रबी की क्रॉप के अंदर जी आपकी यूरिया की ऑफ टेक 15% ज़्यादा थी, आपकी DAP की ऑफ टेक 2% ज़्यादा थी, और 2 सालों में नोटिफाइड से कम रेटों में बिकती रही है ये, और किसी किस्म की शॉर्टेज और किसी किस्म का केओस नहीं रहा। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के बंद होने से कई ममालिक, जिस तरह सेक्रेटरी एग्रीकल्चर ने बताया, हमने पूरी क्रॉप जो है वो उस टेंशन के अंदर गुजारी और आगे भी मेरा ख्याल है सफिशेंट है और अल्लाह खैर करेगा जी। सॉरी, मेरी तारीफ़ करने का एक और मकसद ये है कि हमें इस चीज़ की समझ आ गई है कि आपकी हद कहाँ तक है। हमने आपकी बाउंड्रीज़ जो हैं उनको पहचान लिया हुआ है, और वो दूसरी साइड पे अब हमने जाना छोड़ दिया है, उसके लिए हम आपको तंग नहीं करते। आपने बाउंड्रीज़ हमारी जान ली है, इसका भी बहुत शुक्रिया जी। आपके शुक्रिया का भी शुक्रिया। असल ये जो इस वक्त सर जो सिचुएशन बयान की गई है, इसमें जो हमारी कंपनीज़ हैं फर्टिलाइज़र कंपनी, वो उनकी कोशिश है कि DAP हम इंपोर्ट करें अभी से, लेकिन हमारी कोशिश है कि DAP की इंपोर्ट अभी सितंबर से पहले ना की जाए, इसलिए कि DAP चूँकि 17,000 की बाहर है, अगर कोई कंसाइनमेंट इंपोर्ट होती है तो पाकिस्तान में इसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी। तो इस हवाले से DAP की इंपोर्ट और इस वक्त जो स्टॉक है उसकी कोई ऐसी शॉर्टेज नहीं है। इसका अगर हम आउटलुक देखें तो इस वक्त फर्टिलाइज़र की प्राइस जो है वो उसके बावजूद के मामला ख़राब हैं, कोई शॉर्टेज नहीं, प्राइस इंटरनेशनल मार्केट से कम हैं, हमारी जो लोकल कैपेसिटी है यूरिया की वो सफिशेंट है। DAP की इस वक्त स्ट्रेस सिचुएशन आ सकती है क्योंकि DAP खरीफ रबी के अंदर चूँकि मैक्सिमम कंज्यूम होती है, तो DAP में हमारी, ये पिछला टेबल करना ज़रा सर, अगर ये सिचुएशन देखें तो एस्टिमेटेड इन्वेंट्री में अगर जाएं तो हमारा मिनिमम 70,000 हर महीने क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ जो क्लोजिंग बैलेंस है जुलाई के बाद वो 21,000 पे जा रहा है। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जुलाई तक जो फेडरल गवर्नमेंट है वो इंपोर्ट के लिए एफर्ट करे ताकि हमारी रबी जो है वो कंफर्टेबल हो जाए, क्योंकि रबी में हमारे पास अगर मैक्सिमम फर्टिलाइज़र आ जाएगी तो रबी, क्योंकि अक्टूबर से सेल शुरू हो जाएगी तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट करेंगे सर। ये सिचुएशन ये है कि जो अदर देन यूरिया की हम बात कर रहे हैं, अदर देन यूरिया में सर सबसे बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है डीजल का जी।
तो डीज़ल में इस वक्त कोई 100 से 120 से लेके 130 रुपए पर लीटर का इजाफा हुआ है। सर आपके इल्म में होगा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक मैसिव सब्सिडी की अनाउंसमेंट की है जिसमें 150 रुपए पर लीटर 10 एकड़ तक है। और इसके अलावा जो इसकी जो इम्पेक्ट है डीज़ल का वो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन पे भी आ रहा है। हमारा जो मैक्सिमम ट्यूबवेल का यूज़ है उसके ऊपर भी है ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। पेस्टिसाइड की प्रोसेस बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन एंड स्पेसिफिक पर्पस जो हम इस वक्त रिकॉर्ड कर रहे हैं उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो इस वक्त चल रहे हैं खरीफ में उसमें 5 से 15% उसका इजाफा नज़र आ रहा है। और जो इस वक्त सीड्स हैं उसमें 5 से 10% का इजाफा है। लेकिन अब पिछले साल से अगर आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें उसमें डॉलर पैरिटी भी आ जाती है, तकरीबन 15% से ज़्यादा इजाफा है। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इस वक्त कॉस्ट एडजस्टमेंट में, एडिशनल सरचार्ज में, फ्यूल मिक्स में को तकरीबन 5 रुपये पर यूनिट का कोई इंक्रीज़ नज़र आया है। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये पर एकड़ का इसका इम्पैक्ट जो है पर इरीगेशन को 200 रुपये आता है। इसका मतलब है कि अगर कोई राइस लगाने वाला बंदे को 5 इरीगेशन अगर बहुत मज़ीद पड़ेंगी तो उसका कोई 1000 रुपये, या अगर मक्की लगाने वाला है उसका कोई 1000, 1500, 2000 रुपये उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ सकती है। नेक्स्ट। तो ये सर इस वक्त हमने जो कोशिश की है, हमने इमीडिएटली फेडरल गवर्नमेंट के साथ जो फर्टिलाइज़र रिव्यू कमेटी है उसकी वीकली मीटिंग पे गए हैं कि हर हफ्ते फर्टिलाइज़र रिव्यू कमेटी हमें बताए कि इंपोर्ट की लोकल सिचुएशन क्या है, हमारी सीड्स की इंपोर्ट की सिचुएशन क्या है, पेस्टिसाइड जो हमारे प्रोडक्ट वाइज चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ पिंक बोलवर्म और वाइट फ्लाई और इस तरह के जो इशूज़ हैं प्रोडक्ट वाइज हम उनके साथ बात कर रहे हैं और उसकी पूरी चेन ट्रैक कर रहे हैं अप टू दी फार्मुलेशन प्लांट। इसके बाद हमारी ये भी कोशिश है कि हम उसकी जो इन्वेंट्रीज़ हैं वो डिस्ट्रिक्ट वाइज मॉनिटर करें ताकि वहाँ पे इतना स्टॉक अवेलेबल हो कि उससे लोकल मार्केट प्राइसेस इम्पेक्ट ना हों। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है ई बिज़नेस के ऊपर फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड को ट्रैकिंग के लिए भी इस वक्त अपना काम कर रही है। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो आपके इल्म में सर एग्रीकल्चर क्रेडिट के अंदर 100 बिलियन रुपया और मैकेनाइजेशन में और बाकी जो इस वक्त वाटर एफिशिएंट इक्विपमेंट है उसमें मैसिव सपोर्ट कर रही है सब्सिडी की। नेक्स्ट। हमारी जो इस वक्त रिकमेंडेशन है, हम कोशिश कर रहे हैं कि जी हम लोकल प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र्स के ऊपर जाएं। हमने फास्फोरस वालों से भी बात की है कि आप कोशिश करें कि जो रॉ मटेरियल है वो लोकल एक्सप्लोर करें। और उसके बाद जो सर्टिफाइड सीड है इसके ऊपर चाइना के साथ हमने कुछ 6-7 MOU किए हैं जिसमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, सीड डेवलपमेंट के हैं, ताकि हम टेक्नोलॉजी लेके आएँ और सीड डेवलपमेंट यहाँ से शुरू हो जाए। कमेटी को जो सीड पॉलिसी और वो बनी है उसके ऊपर भी थोड़ा सा अपडेट कर दें ताकि कमेटी को। हाँ जी सर, इसके साथ साथ मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि जी पंजाब के ने जो 2 बड़े इश्यूज़ हैं, एक नेशनल सीड पॉलिसी था जिसके अंदर सर्टिफाइड यूज़ का इस्तेमाल है, उसके बाद सीड की ट्रैकिंग है, उसके बाद सीड की ट्रैकिंग के साथ हम जो प्लांट मटेरियल लेके आते हैं उसकी ट्रैकिंग है, और जो नई इंटरनेशनल कंपनीज़ को पाकिस्तान के अंदर हमने लेके आना है उसको इनेबलिंग एनवायरनमेंट देने के लिए हमने नेशनल सीड पॉलिसी और नेशनल बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी के 2 डॉक्यूमेंट फेडरल गवर्नमेंट के साथ एग्री किए थे। उसके ऊपर मिनिस्टर साहब ने कुछ 4-5 फेडरल गवर्नमेंट में लेटर भी लिखे, मीटिंग्स भी की, और वी आर प्राउडली टू अनाउंस दैट कि लास्ट वीक में फेडरल गवर्नमेंट ने दोनों फेडरल कैबिनेट ने रेटिफाई कर दिए हैं। तो हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के साथ और इस वक्त जो इस वक्त सीड की सिचुएशन है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोकल सीड प्रोडक्शन के ऊपर अगले साल आपको बेहतर रिपोर्ट देंगे सर। लेकिन इसके साथ हमारी रिक्वेस्ट होगी कि चूँकि आपके जो एजेंडा आइटम्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें फूड सिक्योरिटी के मुतल्लिक़ हैं, तो वी हैव अ डेडिकेटेड डिपार्टमेंट ऑफ फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट। वी विल सबमिट के जी आप उनको फूड सिक्योरिटी के ऊपर ज़रूर उनके साथ भी ये बात शेयर करें और अपना जो एजेंडा आइटम के वो पॉइंट्स हैं वो उनके साथ देखें जिसमें वीट और बाकी चीज़ों की अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी की बात है। हम एग्रीकल्चर क्रेडिट के ऊपर जा रहे हैं और हाईटेक मैकेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, जिसमें हमारी कोशिश है कि हम ज़िम्मेदार को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। हम डिजिटल मॉनिटरिंग और फील्ड सर्विसेज के ऊपर इस वक्त बहुत सारी एफ़र्ट्स हैं जिसमें हमने कम्प्लीटली इस वक्त डायरेक्ट इंफॉर्मेशन को, क्रॉप रिपोर्टिंग को, एक्सटेंशन को, पेस्ट वार्निंग को मोबिलाइज भी किया है, डिजिटलाइज भी कर दिया है। एग्रीकल्चर इनपुट की इस वक्त जो लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर
स्टॉक्स हैं और उनकी जो मूवमेंट है, इसके ऊपर हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ बैठ के काम कर रहे हैं। और जो एंटी एडल्ट्रेशन, होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग है, इसके ऊपर सर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वेरी क्लियर है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की इंस्ट्रक्शंस भी हैं। डिवीजनल कमेटीज़ उसके ऊपर फंक्शनल हैं, काम कर रही हैं और मंथली इसकी रिपोर्ट्स भी दे रही हैं। जी थैंक यू सर। जी मैं मेंबरान को दावत देता हूँ कि वो अगर कोई रिकमेंडेशंस के अंदर अगर कोई बात करना चाहें, फिर उसके बाद मैं कुछ करूँगा। अच्छा जी कर्नल साहब प्लीज़। मेरा क्वेश्चन है जनाब चेयरमैन आपकी वसातत से कि जो इंक्रीज़ अभी फ्यूल प्राइसेस में बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ऑलमोस्ट 100% इंक्रीज़ हो गई है फ्यूल प्राइसेस में, इससे जो है ना ज़मींदार की, किसान की इनपुट जो है ना बहुत महंगी हो गई है। तो क्या आपका कोई प्लान है कि किसान को जो ना फ्यूल में सब्सिडी दी जाए? क्योंकि अदरवाइज़ तो उसको जो भी फसल वो उसने बीजनी है, उसकी इनपुट इतनी महंगी है कि उसकी जो अभी फसल की जो प्राइसेस हैं उस पे तो वो बेचारा जो ना घाटे में ही जाएगा, खसारे में ही जाएगा। तो अगर फ्यूल के ऊपर जो ना उसको सब्सिडी मिल जाए और इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर स्पेशली को सब्सिडी मिल जाए तो सर मैं थोड़ा सा ना कर्नल साहब की बात में ऐड करना चाहूँगा। मैंने जिस तरह पहले अर्ज़ की कि हमने आज तारीफ़ें इसलिए आपकी ज़्यादा की कि हमने आपकी हदें देख ली हुई हैं, लेकिन हैविंग सेड दैट, ये जो सारी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इसके अंदर एक सब्सटेंशियल इंक्रीज़ है इन्वेस्टमेंट के अंदर, इनपुट कॉस्ट के अंदर। तो ठीक है आपकी हद है, लेकिन वज़ीर साहब जो हैं ये बैठते तो कैबिनेट में ही है ना। तो मैं ये चाहूँगा कि इस चीज़ को बाकायदा तरीके से, एक लॉजिकल तरीके से, क्लियर कट तरीके से, जो आपका प्राइस कंट्रोल और उसका नाम भी हमें डिपार्टमेंट का फूड सेफ्टी वगैरह वगैरह, उसको एक क्लियर तरीके से ये बताएं कि ये एक चेंज आ चुका है। तो उसके अंदर आप या तो सब्सिडी दें, अगर सब्सिडी नहीं दे सकते तो प्राइसेस जो हैं वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए, उन्हें रिफ्लेक्ट करना चाहिए हमारी। किस चीज़ की बात कर रहे हैं? ओवरऑल आपकी जितने फूड आइटम्स की, जो भी आपकी इस वक्त एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, उनकी इनपुट कॉस्ट जो है वो 20 से 30 से 40% इनपुट्स बढ़ चुकी हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, इनको अगर जो उनकी सेल प्राइस है उसमें अगर ये रिफ्लेक्ट नहीं होंगी तो आपका जो फार्मर है वो मारा जाएगा। तो ये कंसर्न जो है, इसको अब आपने अच्छे तरीके से अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उसको क्लियर कट बताएगा कि इतना फ़र्क पड़ चुका है और ये रियल है, ये ऐसे ही हमारी बातें नहीं है, एक रियल ये चेंज आया है और इस चेंज को इनकॉर्पोरेट करें आपके जो प्राइसेस हैं, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो ज़िम्मेदार जो है उसको बहुत सारा रगड़ा लग जाएगा। तो ये मैं ऐड करना चाहता सर था। मैं इस पर थोड़ा अपडेट करूँगा। ये आपका पॉइंट बहुत वैलिड है कि इनपुट कॉस्ट बढ़ी है और प्रोडक्शन की कॉस्ट फार्मर्स की, चाहे वो बीज है, खाद है, डीज़ल है, बिजली है, उसके अंदर इजाफा हुआ है। और ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की ड्यूटी है और हम पहले भी कोशिश करते हैं कि उन फोरम्स को जाके ये सारी प्रेजेंटेशन दी जाए कि हमारी एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है मुख्तलिफ़ फसलों की और उसकी मार्केट कास्ट क्या है। और स्पेशली आपके इल्म में होगा, इसमें पिछले 2 साल एक बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन चली वीट के हवाले से। लेकिन सर इसके अंदर एक और चीज़ भी है, चूँकि ये बहुत सारी मार्केट अब ओपन मार्केट है और मार्केट डिमांड एंड सप्लाई से कीमतों का तयन करती है। इस साल आपने देखा कि मार्केट के अंदर एक करेक्शन आई वीट प्राइसेस में पिछले साल और इस साल की गंदम की मार्केट के अंदर बहुत बड़ा फ़र्क था अप्रैल के महीने में, क्योंकि पिछले साल हमने जो गंदम की एवरेज सेल थी वो 2000 से 2200 के दरमियान बिकी और इस साल मार्केट जो थी वो 3000-3100 से शुरू हुई और हार्वेस्टिंग के अंदर ही 34-3500 क्रॉस कर गई। और ये आलमोस्ट प्राइवेट मार्केट डीरेगुलेशन में ख़ुद ब खुद डिमांड और सप्लाई पे काम कर रही है। नहीं सर, आई वुड बैक टू डिफ़र ऑन दैट। ये आपकी लोकल मार्केट की नेचुरल फ्लक्चुएशन नहीं थी, ये जो गवर्नमेंट की तरफ से एक पॉलिसी दी गई थी कि हम परचेज़ करेंगे, ये उसका इफेक्ट है। और बिल्कुल इसके ऊपर कोई और आर्गुमेंट की समझ नहीं ठीक कह रहे हैं आप सर ये, लेकिन हुकूमत ने चूँकि वो एक रेफरेंस प्राइस मार्केट में दी थी,
गवर्नमेंट की ख़रीदारी या वो एक डिफरेंट मामलात हैं। वो जो रेफरेंस प्राइस थी उसका ना सिर्फ सोइंग पे असर हुआ, लेकिन सर ये जो गल्फ़ क्राइसिस, मैं जो बताना चाहता हूँ कि ये गल्फ़ क्राइसिस एग्रीकल्चर के लिए शर से खैर की उसी तरह से ख़बर ला रहा है जैसे कोविड में आया था। आपने 2 साल कमोडिटी प्राइसेस का डाउनफॉल देखा है। अब ये मेरी और मेरे डिपार्टमेंट की और जो ओवरऑल बहुत सारे एनालिस्ट की प्रोजेक्शन है कि तमाम एग्री प्रोडक्ट्स, आपकी तमाम फसलें महंगी होने जा रही हैं। गंदम आपने देख ली है, कॉर्न आप देखेंगे, चावल आप देखेंगे, इसलिए कि जो ग्लोबल मार्केट है, कॉटन की प्राइस इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बढ़ रही है, गंदम की प्राइस बढ़ रही है। तो हमारी जो पैदावार के जो इशूज़ थे फसल की कीमतों के, ये इंशाल्लाह इस चैलेंज की वजह से भी बहुत हद तक बेहतर होने जा रहे हैं। लेकिन मैं जो आपने जो चेयरमैन साहब ने बात की है वो बड़ी वैलिड है कि हमें एक पूरी वर्किंग करके कि जो इसका इफेक्ट आया है डीजल का और ये वॉर का ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो उसको कोरिलेट करके ऑन द प्राइसेस ऑफ द प्रोड्यूस, वो हमें ज़रूर हम फूड सिक्योरिटी के साथ इस पर मीटिंग करेंगे। वो सब आपको बिल्कुल भी हम करेंगे। बुला लेंगे उसमें। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और वहाँ पे फिर तारीफें नहीं होंगी, तारीफ मीटिंग होगी, उसमें हमारी रिक्वेस्ट होगी आप एक कॉमन कंबाइंड मीटिंग भी बुला सकते हैं सर, दोनों महकमों की। अब जैसे कुछ चीज़ें हैं जिसकी प्रोडक्शन हमारे पास है और मार्केटिंग उनके पास है, गंदम की पैदावार इधर है, उसकी स्टोरेज और ख़रीदारी और उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन और बाकी मामला उधर होते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं सर, जो जैसे आपने आज बताया कि आपको अब हमारी बाउंड्रीज़ और हमारी हदूदों क़यूद का अंदाज़ा हो गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सूबाई महकमों में, दूसरे महकमे में चली जाती हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिर फेडरल गवर्नमेंट के पास चली साहब मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, मैंने जो आयात की तिलावत करवाई थी वो भी एक बाउंड्री हमने एक्सेप्ट करनी है। सबसे पहले हमने ये एक्सेप्ट करना है कि ये अल्लाह की ज़ात है जो रिज़्क देता है। अगर वो ना देना चाहे तो हम कुछ नहीं कर सकते। वो कहता है अगर मैं इसको तबाह कर दूं आप कुछ नहीं कर सकोगे। पहले तो हमने ये एक्सेप्ट कर लेना है और फिर उसका शुक्र अदा करके हमने आगे चलना है। और चूंकि हम एक क्राइसिस सिचुएशन में से गुजर रहे हैं, इसके अंदर जो भी क्राइसिस मैनेजमेंट होते हैं इसके 2 असूल होते हैं। सबसे पहले आपने चीज़ों को सॉर्ट आउट करना होता है, इमीडिएट आपने डिसीजन मेकिंग करनी होती है कि क्राइसिस को उसके साथ डील कैसे किया जाए। दूसरी चीज़ जो होती है वो ये होती है कि आपने उस क्राइसिस सिचुएशन में पैदा होने वाले मामलात को जो है उनसे आपने सीखना होता है और आपने उसको एज अ रिसोर्स इस्तेमाल करना होता है। वो उसकी एक पॉजिटिव साइड है। आपको अपनी कमज़ोरियों का पता चल जाता है। आपको पता चला कि जी आप डिलिंक्वेंट हैं इन पेमेंट्स टू रशिया। आम हालात में वो निगलेक्ट हो जाना था, लेकिन चूंकि हमें ज़रूरत पड़ गई और हमें उधर जाना पड़ा और उनसे माफ़ी भी मांगी होगी और उनको पैसे भी दिए, तो बेहतर नहीं है कि एज़ पर पॉलिसी इन चीज़ों को देखा जाए कि अगर कहीं और भी हमारे कुछ लेन देन हैं, चीज़ें हैं, कुछ सेटलमेंट्स हो सकती हैं, अपने हम हिसाब किताब बेहतर कर लें। दूसरी चीज़ ये है कि आपने सीखना है। अभी आपके हमसाये मुल्क में जंग हो रही है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला हो रहा है, उनकी जितनी भी कैपेबिलिटीज़ हैं, उनकी फोर्सेस हैं, वो सब तबाह बर्बाद हो गई हैं, लेकिन वहाँ पे खाने के क्राइसिस नहीं आए। ये हमने देखना है कि वो क्या कर रहे हैं इस वक्त। उधर लोग भूखे नहीं मर रहे, उधर रोटी मिल रही है। इसका मतलब है कि उनके पास कुछ स्टोरेज थी, उन्होंने कोई अपने जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स जो हैं मेंटेन किए हुए थे कि इस किस्म की सिचुएशन में भी वो हमारे से मांग तो कुछ नहीं रहे। तो क्या हमें भी नहीं सोचना चाहिए कि क्या हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स मौजूद हैं? अगर कोई क्राइसिस आ जाता है, अगर उनकी कल जंग है, कल कोई हमारे साथ अल्लाह माफ़ी दे कोई हादसा बन जाता है, तो क्या हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स मौजूद हैं या हम बिल्कुल ही अल्लाह तवक्कल पे ही चल रहे हैं? वो भी अच्छी बात है, लेकिन अल्लाह कहता है कि रिजर्व्स बनाओ, अपने तैयारी करो, जंग पे जाने से पहले अपना साजो सामान पूरा करो। तो ये भी हमें देखना है कि हमारी देखना ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, और जो क्राइसिस होती हैं ये सबसे बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस है। उसके अंदर आपको आपकी तमाम जो कमज़ोरियाँ हैं वो उभर के सामने आ जाती हैं। आपको अपनी सारी सप्लाई चेन्स जो हैं उनकी कमज़ोरियाँ नज़र आ जाती हैं और आपको पता लग जाता है कि ये हमारी वल्नरेबिलिटी है, और जो सियाने लोग होते हैं वो उसे सीख लेते हैं।
और वो कोशिश करते हैं कि उसमें जो भी बेहतरी पैदा की जा सके वो करें। तो इस वक्त जो है वो ज़रूरत ये है कि आपके जो फूड रिज़र्व्स हैं उनको भी देखा जाए कि क्या आपके गोदाम है उनमें गंदम है। वो पंजाबी में मैंने कई दफ़ा मिसाल दी है कि वो कहते हैं कि जिदे घर दाने उदे कमले भी सियाने। तो हम भी कुछ सियाना बनने की कोशिश करें। तो चीज़ें ये हैं कि सारा मकसद इस बात करने का, देखिए अब हमने एक चीज़ को रिकग्नाइज़ किया है कि हम जो है इस वक्त सिचुएशन डाइसी है, कल हो सकता है कि हमारे ऊपर कोई हम स्ट्रेस में आ जाएं। तो अब इसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट क्या कर सकता है? क्या आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो फार्मर के साथ शेयर करनी है, कोई रिकमेंडेशंस देनी है, आपने उन्हें बताना है कि ये जो है आइंदा आपने ये राइस काश्त करनी है, ये किस्म काश्त करनी है, एक्सपोर्ट में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं हो सकता। आपने जो है मकसद ये है कि आपने कोई रिकमेंडेशन तो देनी है, उनको इन द फोल्ड तो लेना है, उन्हें बताना है कि हम क्राइसिस में हैं और आप थोड़ी एहतियात करें, आने वाले वक्तों में ये चीज़ें आ सकती हैं। आप अपना क्रॉप पैटर्न जो है वो थोड़ा सा चेंज कर लें। या कई चीज़ें अब आपको नज़र आई होंगी कि अब ये सारा इस वक्त हम एक एनर्जी क्राइसिस में गुजर रहे हैं, आपके पास शॉर्टफॉल्स आ रहे हैं, लेकिन आपके इस वक्त जो सोलर के जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो आपको सपोर्ट कर रही है इन क्राइसिस सिचुएशन। जो आपके ऊपर इतना जो बर्डन नहीं आ रहा वो ये कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी सोलर ट्यूबवेल्स के अंदर या लोगों ने जो किया था उसकी वजह से कुछ बचत है। तो ये वक्त होता है सीखने का, एंड वी शुड लर्न, और हमें रैपिडली सीखना है। अगर आप फेडरल गवर्नमेंट के साथ एक आपका जो रिलेशनशिप है उसमें कोई लैग आ रहा था तो वो लैग्स ख़त्म करने चाहिए ताकि आपकी डिसीजन मेकिंग बेहतर हो। हम अरसे दराज से वो एक किस्सा लेके बैठे हुए थे कॉटन के सीड का, ट्रिपल जीन वाला, उसके अंदर ही फैसला नहीं हो सक रहा था कि उसको क्या करना है। तो मकसद ये है कि इन चीज़ों को इनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। बाकी तो फिर जो अल्लाह की तरफ से आ गया उसका तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है, उसको हमने बर्दाश्त करना है सब्र से और शुक्र से। और इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, हम आपकी इस साइड से तो हमें कोई कभी भी इशू नहीं हुआ। सिर्फ मसला ये आता था कि जब हमारे पास जो कंप्लेंट आती थी वो ये आती थी कि जो मार्केट्स हैं वो हमारे फार्मर को सपोर्ट नहीं कर रही थी, उसके अंदर लोग रगड़ा खा रहे थे या लोगों की पेमेंट्स नहीं हो रही। इस वक्त भी शुगर केन वाले जो हैं वो CPR उठा के फिर रहे हैं। तो अब मसला ये है कि वो एक साइड है, उसके ऊपर जो है वो अभी भी मेरी रिजर्वेशंस हैं और मेरी कंप्लेंट्स हैं, उसके अंदर बेहतरी की जा सकती थी और करनी चाहिए, क्योंकि हमें फार्मर की ज़रूरत है। हम इस वक्त बड़े अजीब सी सिचुएशन में से गुजर रहे हैं और कल भी हम कोई महफूज जगह पर नहीं है। हमारे अभी भी बॉर्डर जो हैं वो दोनों गर्म हैं, तो चीज़ें हो सकती हैं। वेदर कंडीशंस हैं वो सब एक दिन उठते हैं, कोई नई बात पता लगती है, दूसरे दिन कोई नई बात अभी एल नीनो बता रहे हैं। तो चीज़ ये है कि ये चीज़ें होती रहती हैं, ये अल्लाह की चीज़ें हैं, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन हम तैयारी ज़रूर कर सकते हैं। मज़ीद जी अगर कोई जी 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 प्लीज़। थैंक यू जनाब चेयर। मिनिस्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या ये फार्मर्स की कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं? अगर स्टार्ट किए हैं तो उस पर मतलब उसके क्या नताइज निकले हैं कि आने वाले वक्त में अपने आप को सिक्योर कर सके? हमारे मुख्तलिफ फार्मर कॉन्फ्रेंसेस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते रहते हैं हमेशा। जब भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को अपना कोई भी सोइंग टारगेट मिलता है तो उसके लिए हमारी बाकायदा फार्मर की ट्रेनिंग, फार्मर की अवेयरनेस, फार्मर की सोइंग, एक मुसलसल जो हमारी एक्सटेंशन विंग है उसका काम ही ये है। उसको हम मज़ीद आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतर से बेहतर कर रहे हैं, उनकी आउटरीच बढ़ाने जा रहे हैं, उसको ज़रा डिजिटल करने जा रहे हैं ताकि ट्रैक एंड ट्रेस का जो एक मेकनिज़म है वो भी रहे। ओवर एंड अबव हमारे पास तकरीबन 2000 इंटर्न्स हैं जो एक साल के लिए आते हैं। उनका भी यही काम है, वो एक्सटेंशन के साथ मिलकर फार्मर ट्रेनिंग, फार्मर आउटरीच, फार्मर अवेयरनेस के अंदर ही एक्सटेंशन का फुल फ्लेज ऑन अ डेली बेसिस काम ही है। ये मतलब रूरल एरियाज़ में भी है या ये सिर्फ मतलब शहरों की हद तक है? नहीं, ये तो शहरों में तो है ही नहीं, है ही रूरल एरियाज़ में। मीन्स के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, तो जो अनपढ़ लोग हैं उनको किस तरह आप करते हैं? मैं इस ज़मीन में एक गुजारिश करना चाह रहा हूँ जो ज़ाती मुशाहिदा मुझे है। पिछले दिनों मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में महकमा ज़राअत के लोगों ने हमसे रब्ता किया कि हम ज़िम्मेदारों के हवाले से अवेयरनेस प्रोग्राम तरतीब दिए हुए हैं जो मुख्तलिफ हम कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में उसको टेकअप कर रहे हैं। तो उसमें जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी थी उसमें जो प्रोग्राम टेकअप किया हुआ था उसमें ज़िम्मेदारों को आने वाली फसल के हवाले से आगाह किया है।
तजावीज़ भी दी हैं, उनको इन्फॉर्म भी किया है, और जो जो उनको इश्यूज़ उस वक्त दरपेश थे, ख़ासतौर पर हमारा जो इलाका सरगोदा का कोटोमन तहसील है उसमें किन्नों के हवाले से काफ़ी मसाइल थे, उसके हवाले से आगाही दी है। आने वाले वक्त में मज़ीद तजावीज़ भी दी हैं। ये प्रोसेस पहले तो इल्म में नहीं था कि ऐसा हो रहा है, लेकिन इस दफ़ा से कम अज़ कम ज़ाती चूँकि मुशाहिदे में है तो यहाँ मेरा हक बनता था कि मैं इसका जिक्र करूँ, ये इज़हार करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सर एक थैंक यू जी। अहमद, एक तो सर आई रिमेंबर पे एक ज़माने में वो होते थे आप लोग वो लिखते थे रोड्स के ऊपर कि ये आई डोंट नो इफ इट्स स्टिल गोइंग ऑन और नॉट, और उसके अलावा फिर एक आई रिमेंबर वो बुक्स भी आप लोगों की होती थी प्रिंट, आई डोंट नो इफ इट्स स्टिल गोइंग ऑन और नॉट। अच्छा मेरा सर एक दो रिक्वेस्ट सर सजेशंस हैं। डेट्स के बारे में बात हुई, मिनिस्टर साहब हमारे साउथ में डेट्स लग रही हैं काफ़ी ज़्यादा, गाजी यूनिवर्सिटी इज़ ऑल्सो डूइंग इट ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट शुड डू समथिंग। आई नो हमारी फैमिलीज हम लोग भी डेट्स ग्रो कर रहे हैं, हमारे पास उधर ये मिर्जूल और सुखरी और अंबर और ढक्की वगैरह सारे हम लोग लगा रहे हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की हमें वहाँ पे सपोर्ट नहीं है, वी डूइंग इट ऑन आवर ओन, सो आई थिंक यू शुड आस्क योर डिपार्टमेंट टू डू समथिंग ओवर देयर। और देयर इज़ अ बिग मार्केट फॉर डेट्स एक्सपोर्ट के लिए, और हमारा जो एरिया है साउथ का राजनपुर डीजी खान, दैट इज़ आइडियल फॉर दिस सॉर्ट ऑफ अ क्रॉप। मिनिस्टर साहब, एडिंग टू दैट, परसों गालबन थे क्वेश्चन आंसर, मैं उस पे आ रहा हूँ कि वो स्पीकर साहब ने एक चीज़ मेंशन की, आपने मैकेनाइजेशन, उसी की बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं वैसे वहाँ पे ना एक बहुत बड़ा जो है लोगों की तरफ से ना इंटरेस्ट नज़र आया आपकी एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में। लोगों के बहुत सारे सवालात थे और वो क्वेश्चंस थे कि जी रिसर्च के सेक्टर के अंदर क्या हो रहा है। तो बल्कि अगर हो सके तो मैं चाहूँगा कि एक हम मीटिंग जो है वो रिसर्च के साथ रिलेटेड जो है वो करें, और उसमें फिर मैं इस पे ना जी मैं सेक्रेटरी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमने ना लेटली हमने ये काम किया है कि हमने पिछले अपने फाइनेंशियल ईयर के अंदर रीजनल डेवलपमेंट की तरफ हम चलने लग गए हैं। तो हमने पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो पोटोहार का इलाका था उसके अंदर हमने ऑलिव्स के ऊपर जिंजर का ट्रायल, ऑलिव एरिया इन्हांसमेंट, एक्सट्रैक्शन यूनिट्स, ग्राउंड नट की मशीनरी, ग्राउंड नट की एक्सट्रैक्शन वो वैल्यू एडिशन, फिर उसके साथ साथ मिनी डैम्स, फिर वाटर मैनेजमेंट का एक बहुत कुछ 7 बिलियन रुपीज़ का ओनली फॉर द 4 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पोटोहार रीजन, उसके लिए हमने प्रोग्राम लाया। इसी तरीके से इस फाइनेंशियल ईयर में हम इंशाल्लाह थल की तरफ जा रहे हैं, और उधर थल के अंदर हम सिट्रस और जो ग्राम है उसको हम सब कम्प्लीटली सपोर्ट और फैसिलिटेट करने जा रहे हैं। और ये हमारा आइडिया है कि हम अगले 10,000 एकड़ जो है वो सिट्रस ऑर्चर्ड्स लगवाएं, ग्राम एरिया की मशीनरी सपोर्ट करें। इसके साथ साथ हमारा सिट्रस रिसर्च का भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है, मैंगो का भी एक चल रहा है, और हम इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर डेट के ऊपर भी हमारी वी मेड सम प्रपोजल्स। उसके अंदर मैं सेक्रेटरी एग्रीकल्चर से कहूँगा कि थोड़ा सा ब्रीफ भी कर दें, और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको भी और आप जैसे और जितने भी हमारे मौजूद मेंबर्स हैं उनमें से जो इसका एक्सपीरियंस है जिनको डेट का, उनको हम बुलाएं ताकि उसको हम जितना इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं वो हम ज़रूर करें। एग्रीकल्चर रिसर्च के ऊपर हमने काफ़ी किया। मैं ऑनरेबल चेयरमैन साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस पर ज़रूर एक मीटिंग बुलाएं। एग्रीकल्चर रिसर्च एज एन एग्रीकल्चर मिनिस्टर अगर मैं ये कहूँ कि थिंग्स आर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, तो नो दे आर नॉट। दिस इज़ मेरा सेक्रेटरी साहब और पूरे डिपार्टमेंट का ये हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है, एंड वी आर आफ्टर इट। हम इस पे बहुत सारी चीज़ें हमने सोची हैं, बहुत सारे लोगों से प्राइवेट सेक्टर के साथ मुशावरत की है। इसके अंदर बहुत प्रॉब्लम्स हैं, कुछ एड्रेस हो सकती हैं, कुछ एड्रेस नहीं हो सकती। आप ज़रूर उस पर मीटिंग बुलाएं, फिर हम भी आपके साथ शेयर करेंगे कि हम उस पर क्या वी आर प्लानिंग आउट। साहब प्लीज़ ज़रा डेट के बारे में मुझे ज़रा एक डेट के साथ, और भी आपने ऑलिव्स की बात की है, इफ्तिखार साहब हमारे पास डीसी भी रहे। राइट अक्रॉस द बॉर्डर इन बलोचिस्तान देयर आर लाइक 5 or 6,000 एकर्स ऑफ ऑलिव, कहू कहते हैं हमारा लोकल, जी कहू होता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है हमारे पास। बिल्कुल अक्रॉस द बॉर्डर वो खेतरान साहब वहाँ पे लगाते हैं 4-5 हज़ार एकड़ ऑलिव के। हमारे पास लगारी साहब पोटोहार के अंदर तो देखा कलर खार में, हाँ वी गॉट अराउंड तकरीबन 18,000 एकड़ जो है ना जी, वो हमारे पास ऑलिव है। ये प्राइम मिनिस्टर साहब जब सीएम थे उन्होंने ये इनिशिएट किया था, इसमें इटालियंस ने हमारी और स्पेनिश ने बड़ी हेल्प की थी। अब हम उसी को एरिया को मजीद बढ़ाने जा रहे हैं। सर इधर भी ज़रा थोड़ा देखिएगा आप इधर, बिल्कुल ठीक है। एंड व्हेनेवर यू वांट सर वी आर ऑलवेज अवेलेबल। हमारे तो हम तो फिर
ourselves are growing dates. So we would need support. मैं आपके local department से वहाँ पे राब्ता कर लूँगा. Secondly sir, speaker साहब की एक concern थी, I don't know आप तक पहुँची है कि नहीं पहुँची. आपके पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब उस दिन मैकेनाइजेशन की बात कर रहे थे, आपने भी इधर बात की और गिविंग हार्वेस्टर्स और ये थ्रैशर्स वगैरह शायद आप लोग दे रहे हैं. तो हिज कंसर्न वाज कि आजकल वीट सीजन में बहुत ज़्यादा इट इज़ वेरी बैड फॉर द क्लाइमेट. कोई जब बंदे थ्रैशिंग करते हैं तो एरिया में वो, तो ही वाज सजेस्टिंग टू समथिंग ऑफ दैट सर, वो जो ट्रॉलीज होती हैं या सम वो नहीं होती वो जी हाँ, हे बेल चॉपर्स बनाने वाली, तो वो कह रहे थे समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट शुड बी, दैट थिंग शुड बी इनकरेज्ड इंस्टेड ऑफ गिविंग जस्ट रेगुलर हार्वेस्टर्स. जिससे कोई देखिए मैं मैकेनाइजेशन ऑफ द हाउस पे बात हुई थी. नहीं वो थैंक यू वेरी मच सरदार साहब. मैं उसमें मैकेनाइजेशन पे ये ज़रूर बोलूँगा कि मैकेनाइजेशन चीफ मिनिस्टर साहिबा की एग्रीकल्चर के अंदर प्रायोरिटी लिस्ट इज़ नंबर 1 पे है. और हमने मैकेनाइजेशन की अगर लेट अलोन बात करें तो मैकेनाइजेशन का मतलब सिर्फ ट्रैक्टर्स नहीं है. मैकेनाइजेशन का मतलब है कि तमाम जदीद तरीन मशीनरी, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी. हमने तकरीबन पिछले 20 सालों में एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के ऊपर सिर्फ 3 बिलियन स्पेंड हुआ था. In these 2 years, we have spent around 70 billion on agriculture mechanization. I would like this honorable forum के कभी agriculture mechanization let alone के ऊपर आप उसका सिर्फ impact analysis हमारे से देखें कि 2 सालों के अंदर क्या हुआ. मैं आपको छोटी सी बात मिसाल देता हूँ. पाकिस्तान के अंदर कभी भी हार्वेस्टर्स की असेंबली नहीं हुई. आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 कंपनीज हार्वेस्टर्स की असेंबली कर रही हैं. इट इज़ जस्ट बिकॉज चीफ मिनिस्टर का जो हाईटेक मैकेनाइजेशन लोन है उसकी वजह से. और इस वीट के हार्वेस्ट सीज़न के अंदर नई असेंबली यूनिट से आए हुए 20 से 25 हार्वेस्टर्स ने इस वीट सीज़न में हार्वेस्टिंग की है. पंजाब के अंदर जब हम आए थे तो सिर्फ 300 के करीब हमारे पास सुपर सीडर्स थे. और हमने जब लोकल अपनी इंडिजिनस इंडस्ट्री को बुलाया तो उन्होंने हमें कहा कि जी हम आपको साल में 700 से ज़्यादा नहीं दे सकते. आज वो हमें साल का 5000 सुपर सीडर बना कर दे रहे हैं. एंड सून दे आर गोइंग इनटू फ्रॉम शॉप्स, फ्रॉम वर्कशॉप्स दे आर गोइंग इनटू फैक्ट्रीज. सो उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर कभी 85 हॉर्स पावर से ज़्यादा ट्रैक्टर नहीं बना. आज बुराक नाम की कंपनी 100 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर 700 ट्रैक्टर बेच चुकी है. और जितनी बड़ी मिल्लत और गाजी जैसी कंपनीज हैं वो इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स 100 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर्स लेकर आ रहे हैं. तो ये बेलर्स की छोटी मिसाल ले लें. आप पिछले साल देखें कि स्मॉग मिटिगेशन प्लान के अंदर स्पार्को ने रिपोर्ट किया कि 70% रिडक्शन आई है स्टबल बर्निंग में. तो वो कैसे आ गई? वो मैकेनाइजेशन की वजह से आई, ये इन सुपर सीडर्स की वजह से. मैंने अपनी लाइफ में कभी अपनी बेल्स बनती हुई राइस स्टबल की नहीं देखी. और फ्रॉम 10 बेलर्स हमारे पास पिछले साल वी हैड 100+ एंड दिस ईयर इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू हैव 200+. तो उसके अंदर ये जो आपने बात की है थ्रेशर वाली, ऑब्वियसली वो जहाँ पे मैनुअल हार्वेस्टिंग है वो उनको वहाँ थ्रैश करनी पड़ देती है क्योंकि वो हे अलहदा कर देता है और दाना अलहदा कर देता है. जहाँ पे हार्वेस्टर ने हार्वेस्ट करनी है सिर्फ उसके अंदर वो जो ट्रॉली वाली स्पीकर साहब जिक्र कर रहे थे वो ट्रॉली सिर्फ हार्वेस्टर के हार्वेस्ट के बाद चल सकती है. लेकिन अगर आपने मैनुअल हार्वेस्ट करा दिया तो पीछे स्ट्रॉ तो आपने छोड़ा ही नहीं है, तो वो थ्रेशर से ही हार्वेस्ट होगा. लेकिन कोशिश ये है कि चेयरमैन साहब आपका टाइम कीमती है, 1 मिनट और मेरा टाइम कीमती नहीं है, नहीं, आपका टाइम कीमती नहीं, हम उसमें ऐड करना अच्छा, चाह रहे थे. मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आपका देखें 22 मिलियन टन की प्रोडक्शन है सिर्फ गंदम की. 2 मिलियन टन आपका हार्वेस्ट लॉसेस में चला जाता है. चाहे वो थ्रेशर से चला जाता है, चाहे वो मैनुअल से चला जाता है, चाहे वो ओल्ड स्कूल हार्वेस्टर से चला जाता है. हम उस लॉस को ख़त्म करने पे जा रहे हैं. हम 2 हफ्ते पहले हम स्पेशली जाके मिनिस्टर कॉमर्स से मिले, ऑन चीफ मिनिस्टर साहिबा के कहने पे मिनिस्टर इंडस्ट्री से मिले और उसके साथ मिनिस्टर फूड सिक्योरिटी से मिले. और हमने उन्हें रिक्वेस्ट की कि आप एक एग्री मशीनरी पॉलिसी लेकर आएँ इस बजट में. जिस तरह ऑटोमोबाइल पॉलिसी आई है और दुनिया की कई कंपनीज आज पाकिस्तान में आपको नज़र आती हैं, इस तरीके से आप एग्री मशीनरी पॉलिसी लेकर आएँ ताकि दुनिया के ऑपरेटर्स पाकिस्तान में आकर इन्वेस्ट करें. हमारा एक बहुत, और चीफ मिनिस्टर इन इन्वेस्टमेंट्स को बड़ा होली सोली इन्वेस्ट कर उस पर इन्वेस्ट कर रही हैं इन टर्म्स ऑफ लैंड, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग, इन टर्म्स ऑफ
ड्यूटी एग्जेम्पशंस, टैरिफ एग्जेम्पशंस, बहुत कुछ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मैं आप ज़रूर किसी दिन मीटिंग रखें। कोई राइस प्लांटर्स के लिए भी जी उसके अंदर देखें, हमने उसको ये किया हुआ है, हमने उसको स्प्लिट किया हुआ है। हमने उसको किया हुआ है इंपोर्टेड मशीनरी, हाईटेक इंपोर्टेड मशीनरी, जो कि राइस प्लांटर्स हैं, जो कि बड़े बेलर्स हैं, जो कि हार्वेस्टर्स हैं, मल्टीग्रेन हार्वेस्टर, जो कि साइलेज है, जो कि पिवट है। सो इस तरह की बड़ी चीज़ें वो हाईटेक मैकेनाइजेशन लोन के थ्रू हैं। 15,000 लोगों ने लोन अप्लाई किया। मैं उसकी अपडेट आपको बताता चलूँ, उस 15,000 के अंदर तकरीबन 3 से 3,500, क्योंकि बैंकिंग चैनल ने लोन अप्रूव करना है तो वो थोड़ा टीडियस होता है, तकरीबन 2 से 3,000 लोन बैंक ने अप्रूव किया। तकरीबन 400 से 500 मशीनरी जो है इस वक्त पंजाब के अंदर आकर ऑपरेट कर रही है, जिसमें से मैंने आपको बताया 25-30 हार्वेस्टर जो है सिर्फ एक कंपनी के आगे उन्होंने हार्वेस्टिंग की। फिर हमने सेकंड सेगमेंट है जिसके अंदर ऐसी मशीनरीज हैं जो कि लोकली मेड मैन्युफैक्चर्ड भी हैं और जो कि क्या कहते हैं बाहर से भी हैं, वो लेकिन दरमियानी साइज़ की मशीनरी। फिर थर्ड सेगमेंट है जो बिल्कुल ही पाकिस्तान में, पंजाब में बन रही। हमने इन सारी इंडस्ट्रीज़ को बुला के, ये बिल्कुल परसों हमने बुलाया, सारी इंडस्ट्री को बुला के हमने इनसे बात की है कि भाई हम आपको सपोर्ट करते हैं। अब हमारा जो प्रायोरिटी लिस्ट है वो ये है कि हम अब इस इंपोर्ट से निकल कर मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएं। इधर मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग हो आपकी हार्वेस्टर्स की, इधर मैन्युफैक्चरिंग हो, इधर और प्लेयर्स आएँ, ताकि मोनोपोली जो है वो नहीं रहनी चाहिए किसी की, और प्राइस कंपटीशन हो, क्वालिटी कंपटीशन हो। तो इसमें बहुत सारा मैकेनाइजेशन पे, तो एग्री मैकेनाइजेशन में पंजाब की तारीख में मैं ये रिकॉर्ड से कह सकता हूँ कि पंजाब की तारीख में एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन पे ना इतना इन्वेस्ट किया गया है, ना इतना काम किया गया है जितना इन 2 सालों में किया गया। सर मैं इसमें एक और आपको जस्ट सजेशन कि जो बाकियात होती हैं फसलों की, तो एक चीज़ होती है बायोचार। इसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ कि बायोचार जो होती है वो बाकियात जो होती हैं उनको वो कन्वर्ट करते हैं इनटू चारकोल, और फिर उसको चार्ज करके वो फसलों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। उससे फसलों की जो है वो फर्टिलिटी वगैरह जो है वो सस्टेन्ड रहती है। ये साउथ अमेरिका के अंदर जो इंकाज होते थे वो आज से कई 100 साल 1000 साल पहले जो है वो बायोचार इस्तेमाल कर रहे थे, और इसके लिए चाइना में भी इस्तेमाल हो रहा है, और इसके लिए लोकली जो है कोई इसके ऊपर अगर देखा जाए तो मैं अगर इजाज़त हो जनाब चेयरमैन, आप हमें कमेटी को और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को साउथ अमेरिका ले जाएं ताकि हम बायोचार देख लें और वो टेक्नोलॉजी फिर हम यहाँ लें। अभी वो बायोचार जो है वो चाइना वाले जो है उन्होंने प्लांट्स लगाए हुए हैं, और उसके साथ उसके मुख्तलिफ फ़ायदे होते हैं। इससे फर्टिलिटी बढ़ती है लैंड की, प्लस जो आपकी कार्बन है उसको आप ज़मीन में फ़िक्स करते हैं तो कार्बन का फुटप्रिंट भी कम होता है। तो मैं आपकी तवज्जो उस तरफ देना चाहता हूँ। इसके बाद मैं जो ओवरऑल सिचुएशन है, मैं शुक्रगुज़ार हूँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का कि उन्होंने हमें हेड्स अप दे दिया है कि अगर मामलात इसी तरह चलते हैं तो हमारे लिए मुश्किलात हो सकती हैं। अल्लाह ताला करम करेंगे। हमारे वज़ीर आज़म साहब मियाँ शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल साहब जो हैं, उनकी कोशिशें काविशें ठीक है, हम अमन कायम कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर हमारे स्टेक्स जो हैं वो भी बहुत हाई हैं। इस खित्ते में अमन का कायम होना जो है उसके डायरेक्ट इम्प्लिकेशन हमारी ज़िंदगियों के साथ हैं, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ उनकी कोशिशों का। पूरी दुनिया इसका उनका जो एफ़र्ट्स है उसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, और वो रिकग्निशन अपनी जगह पर है, लेकिन इसके अंदर हमारा सर्वाइवल भी शामिल है, और मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। उनकी अंत तक कोशिश, मेहनत, डिप्लोमेसी वो हमारे लिए काबिल फ़ख्र है, और इंशाअल्लाह ताला उनकी कोशिशों से, अल्लाह ताला की मेहरबानी से ख़ास कर ये हमारे जो मसाइल टल जाएंगे। लेकिन एज़ लॉन्ग एज़ हम मेंटली और फिज़िकली रेडी हैं इन चीज़ों के लिए, तो फिर कुछ ना कुछ जो है वो हमारा वक्त गुजर ही जाएगा। अच्छा वक्त भी हमेशा के लिए नहीं होता, बुरा भी हमेशा के लिए नहीं होता। तो मैं एक दफ़ा फिर आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आपका कीमती टाइम है, और हमारी तरफ से और तमाम जो हमारे अरकान बैठे हैं, आपको हम हमारी बेस्ट ऑफ विशेज़ हैं। हमारी एक आपके लिए दुआ भी है, अच्छी तमन्ना भी है कि अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। आपकी कामयाबी में हमारी कामयाबी है। बहुत शुक्रिया जी।